सभी को सादर जय जैन। जिन आगम के आलोक में भोजन शुद्धि परिचर्चा परिचर्चा अर्थात एक अनौपचारिक बातचीत हमारी विगत 5-6 रविवारों से चल रही है। पूर्व की परिचर्चाओं में हमने द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि के बारे में हमने जाना था। आज की जो हमारी परिचर्चा है, उसमें हम लोग काल शुद्धि के बारे में ही जो हमारा टॉपिक शेष है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आज की हमारी नेत्री हैं आदरणीय रूपल जी, और इसके बाद हम पूर्ववत ही हमारा जो पूरा कार्यक्रम है, वो 3 सोपानों में बटा हुआ है। पहले हम काल शुद्धि पर चर्चा करेंगे, बीच में आपको एक वीडियो भी दिखाई जाएगी और बाद में अंतिम के 15 मिनट में आपकी हम अनुभवी जानकार से भी भेंट कराएँगे। तो चलिए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। यह मंगलाचरण कल्याण कारकम ग्रंथ से लिया गया है, जो कि उग्रादित्याचार्य द्वारा रचित है। इसमें औषधियों का और स्वास्थ्यवर्धक ही पूरा निरूपण किया गया है। तो चलिए हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। देवत्वमेव शरणं शरणागतानाम् अस्माकमाकुलधियामिह कर्मभूमौ शीतातितापहिमवृष्टिनिपीडितानां कालक्रमात् कदशनाशन तत्पराणाम् नानाविधामयभयादतिदुःखितानां महार्भेषजनिरुक्तिमजानतां नः तत्स्वास्थ्यरक्षणविधानमिहातुराणाम् का वा क्रिया कथयतामतलोकनाथ। इस मंगलाचरण का अर्थ यह है कि हे देव, त्वमेव शरणम शरणागतानां, कि जितने भी हम शरणागत हैं उन सबकी आप ही शरण हो। अस्माकम मतलब हमारे, आप ही शरण हो। इस कर्म भूमि में, यह कर्म भूमौ, हमारी बुद्धि कैसी है? आकुलित हो गई है। धीर जो है, बुद्धि है, वो आकुलित हो गई है, बिल्कुल मिथ्या हो गई है। और शीत, गर्मी, बरसात आदि से हम सभी दुखी हैं और हमारे आप ही एकमात्र शरण हो। काल क्रम से अशन और आसन मतलब भोजन और आसन हमारे सब कुछ मिथ्या हो गए। फिर त्रिलोकीनाथ, हे लोकनाथ, हम कैसे हैं? अनेक प्रकार की व्याधियों से दुखित हैं और आहार निरोग के उपायों को हम जानते भी नहीं, और अपने स्वास्थ्य का हम रक्षण भी करना चाहते हैं, उसके लिए हम आतुर भी हैं। तो इसीलिए आप ही बताइए। हम यहाँ पे उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृपया आप ही बताइए कि हम कौन सी क्रिया को अपने जीवन में अपनाएं। और इसी क्रिया की हम यहाँ पर परिचर्चा में चर्चा विगत दिनों से कर रहे हैं। हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पूर्व जो पूर्व की परिचर्चाएं हुई हैं, उनमें से जो प्रश्न हैं वे आप लोग पूछ सकते हैं। तो पूछने के लिए मैं आयुषी दीदी को बुलाना चाहूंगी। हाँ, पिछली परिचर्चाएं अभी हमारी जो हुई हैं, अभी तक हमारी 6 परिचर्चाएं हो चुकी हैं। मतलब 5 परिचर्चाएं हो चुकी हैं, ये छठी परिचर्चा है। तो कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, मैं आप सभी के सामने पढ़ देती हूँ उनको। और हमारी परिचर्चा में पिछली परिचर्चाओं की नेत्री हमारी आदरणीय देशना जी उनका समाधान करेंगी। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया, भोजन बनाते समय क्या हम अतिरिक्त भोजन बनाएं या फिर जितना करते हैं उतना ही बनाएं या कम बनाएं? आदरणीय देशना जी को हम आमंत्रित करते हैं, कृपया वे इसका समाधान करें। हाँ, प्रश्न है कि अपन जो भोजन बनाते हैं तो कितना बनाए,
कम बनाए या ज्यादा बनाए, या जितना बनाते हैं उतना ही बनाए। देखो भोजन तो अपन जितने घर में मेंबर है तो उतना हिसाब से उतना ही बनाए, ना तो अधिक बनाना है और ना ही कम बनाना है। क्योंकि कम बनाएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, भी कोई भूखा रह सकता है ना किसी को उसमें फिर समर्पण करना पड़ता है, या फिर जो भोजन बनाने वाला है वही भूखा रह जाता है। तो ना तो अधिक बनाना है भोजन और ना ही कम बनाना है। जितने घर में मेंबर हैं उनके हिसाब से ही भोजन बनाना है। ठीक है। हाँ आगे। मतलब अपेक्षित समाधान हो गया होगा। जिस किसी का प्रश्न था ये आप यहाँ पर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, जी और भी यदि आप में से कोई पिछले प्रश्न पूछना चाहें तो आप लोग डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। हाँ, अगला प्रश्न मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। एक और प्रश्न हमारे पास आया था। कभी किसी की कदाचित तबीयत खराब हो जाए या भोजन के समय कोई सदस्य घर पर नहीं आ पाए तो उस भोजन का क्या करें? हाँ, प्रश्न है कि भी किसी की तबीयत खराब हो जाए, कि हमने तो भोजन जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से बनाया है। अब कोई समय पर नहीं आ पाया, जैसे ऑफिस गए हुए हैं या जॉब पर गए हुए हैं, है ना, महानगरों में तो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि तबीयत खराब में भी भूख नहीं लगती है। तो प्रश्न है कि उस भोजन का क्या करें। अब देखो अपने दाल रोटी सब्जी ऐसा भोजन बनाया हुआ है कि जिसकी मर्यादा सिर्फ 6-6 घंटे वाली होती है। तो अपन अगले दिन यदि उस भोजन को करेंगे तो हिंसा का दोष आएगा, क्योंकि उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है। तो अपने को बासी भोजन नहीं करना चाहिए। तो बेटर यही है कि उस भोजन को मर्यादा से ऊपर होने से पहले ही, किसी माने यदि देखो किसी का माइक ऑन है, माइक ऑन कर लीजिए, किसी का माइक हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। किसी म्यूट। हाँ, तो ये है कि मर्यादा से ऊपर होने से पहले ही भोजन को आप किसी गरीब को दे सकते हैं, है ना, जानवर आदि हैं उनको भी खिला सकते हैं। आपके आसपास जहाँ से आपका दूध आता होगा सुबह शाम, तो आप अगर नजदीक में है तो वहां पर पहुंचा सकते हैं। जिनके घर में सर्वेंट रहते हैं, नौकर रहते हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मैंने कुल मिला के ये है कि अपने को वो भोजन नहीं करना है, क्योंकि आवश्य भोजन अपन करेंगे तो हिंसा का भी दोष आएगा और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। बासा भोजन करने से सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो अपने को वो भोजन नहीं करना है ना, ऐसा। बाकी देखो आजकल ये तो प्रश्न तो सिर्फ तबीयत को लेकर है, लेकिन अपने को ना कभी ऐसा नहीं करना है कि कई बार क्या होता है कि भोजन टेस्टी बना है या अपने मन के अनुकूल बना है तो अपन बहुत सारा खा लेते हैं, और मन के अनुकूल नहीं बनाए, टेस्टी नहीं बनाए, तो अपन छोड़ देते हैं कि भाई अपन एक ही रोटी खाकर रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, घर में जितने मेंबर हैं अपने को उनका अंदाजा हो ही जाता है कि डेली वो कितना खाते हैं, तो उसी हिसाब से बनाए, ना ज्यादा ना कम। और बच जाता है किसी कारण से तो मर्यादा ऊपर होने से पहले ही उसको सर्वेंट को, जानवरों को कहीं पर भी अपन दे सकते हैं। ठीक है ना। और अधिक मर्यादा वाली चीजें मानो पूड़ियां हैं या मोमन डाले हुए पराठे हैं, तो जिनकी मर्यादा ज्यादा होती है उसे अपन अगले दिन ले सकते हैं, ऐसा। हाँ, और भी कोई यदि पूछना चाहता है आप में से भी तो आप सभी प्रश्न अपने रख सकते हैं। हाँ, तरुणा जी का रेज हैंड है। हाँ, तरुणा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाभी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे किसी की नियम होता है कि देव दर्शन के बिना भोजन नहीं करेंगे, हाँ और वो जी। यात्रा पे गए हुए हैं, जी तो वहां पर क्या करें? मतलब रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं सफर पे, जी। है ना, यात्रा पे जाएंगे तो मिल ही जाएंगे उन्हें देव दर्शन। देखो देव दर्शन को लेके प्रश्न है, उनमें तो ग्रंथों में ऐसा आता है, मैंने जैनी की पहचान बताई है ना, जल छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और नित्य देव दर्शन करना, है ना। अपने पंच पदम नंदी पंच विशंति में तो ऐसा आता है कि जो नित्य प्रति जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं करता ना, ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहना
उन्हें पत्थर की नौका के समान बताया है। ऐसे ग्रस्तपने को धिक्कार है कि जिनके दिन की शुरुआत जिनेन्द्र देव के दर्शन से नहीं होती है। ऐसा आता है, यशस्वी तिलक चंपू सोमदेव सूरी जी का ग्रंथ है कि बिना देव दर्शन के अपन भोजन करते हैं तो वो भोजन महापाप के बंध का कारण है। तो माने जो वास्तव में जैन श्रावक है, माने यथासंभव माने कभी ऐसा नहीं है कि व्यर्थ में कोई आवश्यक घर गृहस्थी के कार्य आ गए, माने किसी भी कीमत पर अपन ऐसे ही समागम में रहते हैं कि नित्य प्रति जिनेन्द्र भगवान के दर्शन हो, है ना। माने व्यर्थ के कार्यों के लिए, भोग विलास के लिए, घूमने आदि के लिए तो ऐसे क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं कि जहाँ पर जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं हो, अपने आगम अनुकूल चर्या नहीं पलती हो। अब प्रश्न है यात्रा आदि के लिए, तो इसमें यह है, देखो आपने नियम किस प्रकार का लिया है, क्योंकि बहुत लोगों का बिल्कुल पर्टिकुलर ये है कि देव दर्शन का करके ही भोजन लेना है। जैसे प्रतिमाधारी आदि श्रावक होते हैं, सामायिक आदि धारी प्रतिमा में ऐसा बताता ना कि फिर वो इतनी लंबी यात्रा नहीं करते हैं। माने वो एक तो या तो अपने ही पर्सनल वाहन से जाएंगे, या फिर ये है कि वो दर्शन करके फिर यात्रा आरंभ करेंगे। और बीच में मानो कोई 24 घंटे की यात्रा है तो भी इतना लॉन्ग रूट नहीं चुनेंगे, माने वो टूट टूट के थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपना दर्शन करते हुए, अपनी दिनचर्या का पूरा पालन करते हुए उस तरीके से यात्रा करेंगे। बाकी फिर ये है कि यदि उनका इस तरह का यम नहीं है तो फिर इसमें भाव पूजा को मुख्य रखें, ठीक है ना। देखो यात्रा में तो ये है कि क्षेत्र शुद्धि भी नहीं बन पाती है, अपन ट्रेन आदि में भोजन करते हैं और जो बिल्कुल प्रॉपर मानो 2 बार 1 बार बिल्कुल बंद कर भोजन लेते हैं, तो उसमें तो ट्रेन का पता ही नहीं होता कब चल रहे, है ना। तो पूरा क्षेत्र शुद्धि तो इसमें अपने नियम के ऊपर है। बाकी बुद्धि पूर्वक अपने ग्रंथों में आता है ना, वह देश छोड़ दें, वो क्षेत्र छोड़ दें कि जहाँ पर अपने को जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं मिले, है ना। अपन मौज मस्ती के लिए या घूमने फिरने के लिए लोग ऐसे क्षेत्र में जाते हैं कि जहाँ पर भगवान के दर्शन भी दुर्लभ है, वहाँ का भोजन पानी भी नहीं मिल पाता है। तो अपन विषय भोगों के लिए ऐसे देव दर्शन नहीं छोड़े। और यात्रा आदि में फिर ये है कि भाव पूजा मुख्य रखें और फिर अपने नियम के ऊपर है। माने जैसे स्त्री के अशुद्धि आदि काल होते हैं, उसमें भी दर्शन नहीं कर पाते हैं अपन, तो अपने को खेद बरतता है ना। अपना जो देव दर्शन में अंतराय पड़ा है तो उसमें अपन रसी आदि के त्याग पूर्वक, माने अंदर में कि हमें ये अंतराय हुआ कि भगवान का दर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो अपन रस त्याग पूर्वक माने उसका प्रायश्चित लेके भोजन करते हैं, है ना। तो अपन कोई ऐसा कोई कदाचित प्रसंग बन जाए, जैसे संकट आदि की स्थिति में अपनी सतियां आदि हुई हैं, तो उनको भी मानो डायरेक्ट देव दर्शन आदि नहीं मिले, तो मेन तो यही है कि भाव पूजन उसमें मुख्य रखे। बाकी जब तक शरीर में ताकत है ना, तो माने देव दर्शन नहीं छूटने चाहिए। और अपने को बुद्धि पूर्वक ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल में नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पर अपने को देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिले, देव दर्शन अपने छूटे, ऐसा। ठीक है ना, क्योंकि अभी आजकल क्या होता है, जैसे जरा सा फीवर आदि हो गया, थोड़े से बीमार हो गए, तो घर गृहस्थी के तो सारे कार्य चलते हैं और अपन मंदिर में ही कि चलो आज भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, मैंने सारे कार्य चलते हैं, फोनों पे भी बातें हो रही है, सब कुछ हो रही है, सबसे पहले क्या छोड़ देते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोग विलास की सब चीज चल रही है और धर्म अपन पहले छोड़ देते हैं। देशना जी, एक चीज पूछनी थी, जैसे कि बुखार हो गया और मंदिर जाके खाना खाने का नियम है, अगर मंदिर जाने की स्थिति भी नहीं हो रही तो उस समय अगर खाना भी ना खाएं तो ऐसे चल सकता है क्या उस दिन का? आप म्यूट पे हो गए। देखो इसमें क्या है, अपने देखो एक तो परिणामों की विशुद्धि का भी अपने को ख्याल रखना है। अब मुख्य तो देखो कि अपन इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भोजन भी नहीं छोड़ पाए, मानो उपवास भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें और बिल्कुल इतनी असमर्थ हो गए अपन कि मंदिर बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना, जब तक पॉसिबल है पूरा तो अपने को जाना चाहिए, पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब कोरोना आदि की स्थिति में ऐसी कंडीशन हो गई कि बिल्कुल ही अशक्य हो गए देव दर्शन। तो उसमें अपने दोषों का प्रायश्चित करते हुए कि हमें जो ये अंतराय पड़ा है, भगवान के दर्शन भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस समय अपने को कोई रसादी त्याग पूर्वक माने उस चीज का भी अपन प्रायश्चित लें
हर्ष नहीं माने कि बहुत अच्छा है कि अपन को देव दर्शन नहीं मिले और अपन ऐसे ही पूजा मतलब भोजन कर रहे हैं। तो उसमें भाव दर्शन करके, भाव पूजन करके, है ना, अंतरंग में, और अपनी जो लाभ अंतराय हुआ है उसका प्रायश्चित लेते हुए, खेद बरतते हुए भोजन ग्रहण कर, बढ़िया ऐसा। जी, बहुत बढ़िया। मतलब सेशन में जुड़ने से पहले ना हमारी हमारी जो हमारा रस है या हमारा जो अटैचमेंट है वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा रहती है, लेकिन आपके जवाब सुनने के बाद हमें भगवान के प्रति और दर्शन के प्रति और शुद्ध भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा हमें बल बनता है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत ग्रंथ है बहुत ना, उसमें साफ लाइन देखो, मैं ग्रंथ से ही पढ़ के बता रही हूँ कि गृहस्थ अवस्था में जो पुरुष दर्शन, स्तुति, पूजन आदि के द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजन ना करके, निर्गंथ मुनियों की सेवा ना करके भोजन करता है, वह महापाप बंध का कारण आहार ग्रहण करता है। माने वो भोजन पाप बंदी कराने वाला है, ऐसा। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच। एक वो पंक्ति भी तो बोलते हैं ना कि भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। जी। सही। चलिए अब हम आगे अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी नेत्री, आज की नेत्री जी को आमंत्रित करेंगे। आदरणीय रूपल जी, आप सभी इनसे परिचित होंगे। मैं फिर भी बता दूं कि आप आदरणीय सचिन पंडित जी की धर्मपत्नी हैं। आपका दिन में 5-6 घंटे का स्वाध्याय नियमित रूप से चलता रहता है और आपके जीवन में द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का बहुत अच्छा सुमेल है। और आपने अपनी पुत्री को भी बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वो भी एक बहुत अच्छी विदुषी हैं और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जीवन भी बहुत प्रशंसनीय है। तो अब और मंगल विद्यापीठ के मंगल विद्यापीठ में आप शास्त्री काफ़ी वर्षों से करवा रही हैं, लोगों के शंका समाधान, उनके प्रश्न उत्तर भी समय-समय पर देती हैं। तो बहुत ही प्रशंसनीय आपका जीवन है। हम आपको सुनने के लिए अभी लालायित हैं, तो विलंब ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। जी, मंगलाचरण। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। जिन शासन के आराधकों, परिणाम के संभाल में सावधान जीवों, वीतरागता ही धर्म है, इस बात में कोई विवाद नहीं है। राग द्वेष की उत्पत्ति ही अधर्म है, यह सत्य तो अपने आप सिद्ध हो ही जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस बात को सिद्ध करते हुए कहा है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति, तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। तो वहां कहा है कि यद्यपि बाह्य क्रियाकलापों से, शारीरिक क्रियाओं से अथवा अन्य किसी जीवों के घात आदि भी हो जाए तो भी जीव को हिंसा नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी बाह्य परिस्थितियों का आत्मिक परिणामों के साथ घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए वीतराग भाव की सुरक्षा के लिए अनुचित आयतनों से निवृत्ति की भी सख्त चेतावनी वहीं पर देते हुए आगे वे कहते हैं, आचार्य देव, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा, हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म का खंडन होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध का पूर्ण मंडन है। आत्मशुद्धि की प्राप्ति के लिए आत्मा के 16 ताव की प्रक्रिया से गुजर के पूर्ण शुद्धि पाने के लिए साधन के रूप में अनेक अनेक अनुष्ठान सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे हमारा बोलचाल, पहनना ओढ़ना, हमारा रहन सहन, सामाजिक पारिवारिक बर्ताव कैसा हो,
ये इसकी आचार संहिता अपने आप में एक बहुत बड़ी सृष्टि है। उसमें भी हम खान पान की दिशा में कुछ चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आचार संहिता पर, मतलब खान पान संबंधी आचार संहिता पर हम थोड़ा प्रकाश यहाँ पर डाला जा रहा है इस सत्र में, जो हमारा प्राकृत विषय, जो करंट विषय चल रहा है हमारा, उस पर। तो ये निराहारी स्वरूप हमें प्राप्त करना है। तो इस निराहारी स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में ये जैसे भ्रामरी, गर्तपुरण, अक्षमृक्षण, गोचरी आदि रूप मुनिवृत्ति अंगीकार करने के पूर्व जो गृहस्थ दशा है, उस गृहस्थी में रहकर ही हम किस प्रकार से क्या क्या कर सकते हैं, हमारे लायक करने योग्य क्या क्या है, करणीय अनुष्ठान हमारे लिए क्या क्या है, उसको यहाँ पर प्रेषित किया जा रहा है। तो 16 पद्धति से जो भोजन का प्रकरण है वो मूल ग्रंथ रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में भी उपलब्ध होता है। वहां पर दातार, पात्र, विधि, द्रव्य की मुख्यता से मतलब इस चतुष्टय की अपेक्षा से बात चलती है। लेकिन ये अपेक्षा न लेकर दूसरी अपेक्षा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप चतुष्टय की अपेक्षा से यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो भावों की विशुद्धि के लिए जिन बाह्य आयतनों की अनिवार्यता है, उन्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल के रूप में विभाजित किया है। सीधी भाषा में यदि कहे, इजी भाषा में यदि कहे, तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि का लक्ष्य भावों की विशुद्धि मात्र है। तो द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम। तो द्रव्य क्षेत्र की द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि की चर्चा तो चल ही चुकी है। काल शुद्धि में भी लगभग काफी चर्चा पिछले सत्र में चल चुकी है, और उसके अंतर्गत, काल शुद्धि के अंतर्गत भी विविध सामग्री की चर्चा यहाँ पर अभिष्ट है, जो हम अभी करेंगे। तो देखिए, काल शुद्धि का तो काफी हम अब रिपीट नहीं करेंगे वे वे पॉइंट्स। हम रात्रि काल में रसोई नहीं बनाना, रात्रि का अर्थ क्या, तो ये हम अच्छे से विस्तार से देख चुके हैं पिछले सत्र में, पिछली कक्षा में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मर्यादा, भक्ष्य पदार्थों की मर्यादाओं की बात चलती है। वो यहाँ पर भी जैसे हम लोक में कहते हैं एक्सपायरी डेट, है ना, इस शब्द से तो हम सभी बहुत प्रचलित है। तो लोक में तो हम लोग बहुत सेंसिटिव है। हम लोग मतलब लोग तो क्या करते हैं, होटल्स का भी कुछ सामान आता है, कुछ बॉक्सेस वगैरह आते हैं, उस पर भी लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 1 डे 2 डे और 3 डेज, ऐसा कुछ 2-3 दिन के अंदर ही वो सामान यूज किया जाए, ऐसा उस पर भी लिखा हुआ है। वैसे हम तो बाजारी वस्तुओं के तो आजीवन त्यागी है, इसलिए हम तक वो इंफॉर्मेशन ज्यादा पहुंच पाती नहीं है। लेकिन कल्पना करिए, कोई असदाचारी व्यक्ति है, ये बीमार हो गए और बाजार की दवाई लेते हैं, जैसे खांसी वगैरह हो गई, दवाई ले ली और दवाई वैसी ही रखी रही घर में, और फिर 2 साल बाद फिर से वही कुछ बीमारी हुई और दवाई की जरूरत पड़ी, फिर से वो शीशी या जो भी दवाई थी वो हाथ में आ गई, तो एक्सपायरी डेट देखेंगे पहले। क्या करेंगे, वो एक्सपायर हो चुका है तो क्या करेंगे, जाके पूछा जाए? अरे पूछने की भी जरूरत है? अरे वो सीधा डस्टबिन में चला जाता है, फेंक दिया जाता है, और ऐसा माल तो दुकानदार भी नहीं रखते हैं। तो हम यहीं पर इतना शिथिल क्यों होते हैं? हम लोक में, बाहर में
इतना सेंसिटिव रहते हैं, इतना जागरूक रहते हैं, तो यहाँ पर ही यहाँ खान पान संबंधी कुछ हमें रूल्स बताए जाते हैं, कुछ नियम बताए जाते हैं, तो इसी में शिथिलता क्यों आती है? उसका भी संबंध स्वास्थ्य से तो है ही, लेकिन हिंसा अहिंसा से बहुत ज्यादा है। ठीक, तो जैसे हमारे भगवान है, हमारे भगवान ने हमें सब मर्यादाएं बताई हुई है। मतलब ये आचार्यों के द्वारा, परवर्ती आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा हम तक पहुंची हुई है। तो ये किसने कहा, क्या कहा कह के ये बात चलेगी नहीं, और अनुमान से भी सिद्ध हो ही जाती है। जैसे हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हर एक चीज में जीवोत्पत्ति होती रहती है। तो हमारे जो भगवान है वे अल्पज्ञ थोड़े ही है, भाई सर्वज्ञ है। उन्होंने कहा है तो हमें वो चीज फॉलो करनी चाहिए। जैसे वे कहते हैं अमर्यादित वस्तुओं में जीवों की राशि होती है। तो कोई कहता है किसने देखा है, कौन देखा है, हमें तो दिखती नहीं है, लेकिन हर एक चीज हमें हमारे नेकेड आई से दिखे, हमारे चक्षु से दिखे जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है ना। तो भगवान ने उसमें जीव देखे हैं, और उन्होंने कहा है कि इतने इतने टाइम पीरियड के लिए ये चीज पोषक है, या फिर इसमें कोई जीवोत्पत्ति होती नहीं है, तो वो भक्षण करने योग्य है। तो उन चीजों का हम भक्षण करते हैं, और ये कोई आग्रह नहीं होना चाहिए कि उसके बाद भी वो चीज यूज में ली जाए। तो किस प्रकार से पूरा चौका मैनेजमेंट होना चाहिए, इसकी तो काफी चर्चा चल चुकी है पहले ही। तो बहुत सुंदर चर्चा चल चुकी है। तो उसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं कि देखो, हम जो है श्रावक अमर्यादित सभी चीजों को मतलब अमर्यादित सभी चीजें हमारे लिए त्याज्य होनी ही चाहिए। क्योंकि अमर्यादित वस्तुओं में जीवों की राशि होती है। तो जैसे पंडित आशाधर जी हुए, सबको पता होंगे, आज से 1000 वर्ष पूर्व उन्होंने सागार धर्मामृत में सप्त व्यसन के अतिचार लिखे। सप्त व्यसन के अतिचार में काफी कुछ बातें लिखी हुई है, किसी ने पढ़ा होगा तो ज्ञात होगा। जानते हैं क्या क्या लिखा है वहां पर? मतलब वहां पर जैसे शिकार का अतिचार, शिकार के अतिचार में क्या लिखा है पता है? वहां पर मोर, हाथी आदि फिगर वाले कोई भी कपड़े, बेडशीट, साड़ियां आदि यूज में नहीं लेना, प्रयोग में नहीं लेना। ये किसमें लिखा? ये किसमें लिखा है? शिकार त्याग के, हाँ, शिकार के अतिचार में लिखा है कि इनका प्रयोग करे तो अतिचार लगेगा, ऐसा। जैसे परस्त्री सेवन के अतिचार में लिखा है कि मतलब आज की भाषा में यदि मैं कहूँ तो फिल्मी गाने नहीं सुनना, नहीं गुनगुनाना, है ना। मतलब यदि फिल्मी गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, तो परस्त्री सेवन का अतिचार लग जाता है। वैसे तो बाकी प्रकरण मूलतः वहां से ही पठनीय है, लेकिन यदि हम हमारी विषय से, हमारी चर्चा से जुड़कर बात करें तो मांस सेवन के अतिचार में उन्होंने अमर्यादित आटे मसालों की बात की है वहां पर। देखिए, अतिचार का अर्थ इतने हल्के में लेते हैं लोग। अतिचार का अर्थ ऐसा हल्के में लेने की भूल नहीं करे। अतिचार का अर्थ ऐसे हल्के में लेने की भूल नहीं करे। जैसे कभी कदाचित गलती से हो तो उसे अतिचार कहा जाता है। यदि प्लानिंग के साथ हो तो वो कोई अतिचार के दायरे में नहीं आता है ना। तो जैसे देखो, रात में प्यास लगी है, पी लो पानी। इस जो अतिचार लगेगा इसका प्रायश्चित बाद में ले लेंगे। या फिर बहुत बीमार हो गए, अब एलोपैथी दवाई या फिर जो भी हिंसक दवाई है लेनी पड़ेगी, तो ले लो दवाई, सिर एक तो पगड़ी 1000, बाद में इस अतिचार का प्रायश्चित ले लेंगे। तो ऐसा समझने की भूल नहीं करे। अतिचार कभी क्वचित कदाचित गलती से हो तो वो अतिचार है, उसका प्रायश्चित का विधि विधान है। लेकिन प्लानिंग के साथ हो या सोच समझ कर हो
तो उसके प्रायश्चित का कोई विधि विधान नहीं हुआ करता है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में लेना, अतिचार का अर्थ अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पंडित बनारसी दास जी ने भी जो 22 अभक्षर बताए हैं, छंद सभी को विदित होगा, ओला घोल बड़ा वाला, तो उसमें भी ये चलित रस के अंतर्गत अमर्यादित आटे मसाले शामिल हो ही जाते हैं, है ज्ञान में होगा सबको, है ना। तो चलते हैं हमारे प्रकरण प्रारंभ करने के पूर्व एक घटना सुनाती हूँ आपको, जिससे इस प्रकरण की महिमा आपको और भी अधिक भाषित होने लगेगी। देखिए, पंडित हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री हुए हैं। पंडित हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री लगभग 100 वर्ष पहले हुए होंगे, 90 वर्ष पूर्व वगैरह हुए होंगे। वो अपनी घटना याद के रूप में, मेमोरी के रूप में बताते हैं। ये आर्टिकल उन्होंने, मतलब ये आर्टिकल छपा हुआ है सन्मति संदेश में, 1 जून 1994 के सन्मति संदेश में ये जैन विज्ञान के नाम से आर्टिकल छपा हुआ है। तो वहां पर सन 1935 की बात वे बताते हैं कि महात्मा गांधी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति होकर वहां इंदौर में पधारे थे और एक दिन उनके भाषण का प्रोग्राम रखा गया मिल मजदूरों के लिए। मिल में जो काम करते थे ना, उन मजदूरों के लिए वो उनका भाषण रखा गया गांधी जी का। वो इंदौर नरेश की अध्यक्षता में वो भाषण था और उसका समय था सुबह 5 से 6 के बीच में वो भाषण होना था, 1 घंटे में। तो मिल मजदूरों को मुख्य करके गांधी जी ने भाषण प्रारंभ किया और उन्होंने कुछ बातें बोली वहां पर। तो उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि भले ही आप मतलब मिलों में ये मशीनों से कपड़ा बनाते होंगे, लेकिन आपको आपके पर्सनल यूज के लिए हाथ से काते हुए सूत का ही कपड़े बुनकर पहनने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो आटे यूज करते हैं वो मशीन से नहीं पीसे हुए होकर हाथ चक्की से पीसे हुए आटे यूज करने चाहिए। आयुषी जी, बात तो टॉपिक संबंधी ही चल रही है। दीदी जी, वो मर्यादाएं जो अभी स्लाइड शो हो रही थी ना, उससे ही नहीं, वो बिल्कुल आप चिंता ना करें, वो हो जाएगा। तो हाथ से पीसे हुए आटे यूज करने चाहिए। तीसरी बात ये बोली उन्होंने कि जो चावल खाते हैं वो भी कूटे हुए हाथ से कूटे हुए चावल यूज करे। यदि मशीनों से बनाए हुए आटे या चावल आदि, दाल आदि का प्रयोग करते हैं तो उसमें विटामिन आदि पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही बात उन्होंने तेल के बारे में भी कही। तेल भी जो है वो घानी वाला तेल यूज करे, उसमें पोषक तत्व बने रहते हैं। तो उन्होंने ये गृह उद्योग पर ज्यादा जोर दिया और अपना 1 घंटे का 60 मिनट का भाषण 50 मिनट में ही पूरा कर दिया। तो 5 मिनट जो थे वो जो अध्यक्ष थे वहां के इंदौर नरेश, उनके लिए थे और बचा हुआ टाइम जो था उनका कहना था कि किसी को बोलना हो तो बोलिए। तो इस पर हीरालाल जी ने अपना नाम आगे दे दिया एक पर्ची पर लिखकर कि वो 3 मिनट बोलना चाहते हैं। तो उनको बुलाया आगे और उन्होंने प्रकरण से संगत बात करते हुए आगे कहा कि जो अभी अभी जो महात्मा जी ने हाथ चक्की से पिसे हुए आटे की बात कही है ना, उसी के बारे में मैं आगे कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो आटे होते हैं वो वर्षा काल में 3 दिन, ग्रीष्म काल में 5 दिन और शीतकाल में 7 दिन तक इसमें पोषक तत्व बने रहते हैं। उसके बाद उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और वो खाने योग्य नहीं रहते हैं, जीवोत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। और ऐसे ही बात उन्होंने घानी से निकले हुए तेल के बारे में भी कही, हाथ से बना हुआ गुड़ के बारे में भी कही। तो उन्होंने अपना अपना मतलब
और उन्होंने ये भी कहा कि जो विटामिन की मर्यादा की बात जो गांधी जी ने बताई है, पोषक तत्वों की बात जो बताई है, वो उस वस्तु के मर्यादा काल में ही रहती है और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। और इसमें कोई विशेष जिज्ञासु होगा तो उसको जैन ग्रंथ देखना चाहिए, वहां तो सभी जैन अजैन सभी थे। तो उन्होंने ऐसी बात कह के अपना भाषण खत्म कर दिया। और इस पर गांधी जी इतने प्रभावित हुए, गांधी जी ने पूछा कि ये सब बातें कहाँ पर मिलेगी। तो उन्होंने उस पर्ची पर लिख के दिया, क्रियाकोश में इन सब की जानकारी मिलेगी। और उसके बाद गांधी जी ने ये सभी क्रियाकोश वो पंडित हीरालाल जी सिद्धार्थ शास्त्री जी से मंगवाए और वे पढ़े भी। मतलब ये जैन धर्म से या फिर उनके आचार संहिता से, खान पान से ये लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं और हमें सहजता में मिला हुआ मार्ग हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं इजीली। हमें तो हम इतने उसमें मतलब इतना उसमें आड़ा टेढ़ा लेके जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो, जो सीधी बात है वो मान्य करने में हर्जा क्या है। तो और लॉजिकली सिद्ध भी होती है यदि शांति से विचार करें तो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने प्रकरण की तरफ। भक्ष्य पदार्थों की मर्यादाएं, स्लाइड अपने सामने। एक बार मैं 3 मेन पॉइंट जो है रूपल जी ने बताया उसको दोबारा से मैं बताना चाहूंगा। बहुत अच्छे 3 पॉइंट्स बताए। एक तो जो कपड़े पे जो भी है मोर बना हो, कोई चिड़िया बनी हो और इस तरह की कोई भी चीजें हमें नहीं पहननी चाहिए, बहुत ही सुंदर बात इन्होंने बताई। इसमें हिंसा का दोष शिकार वाला एक मैटर इन्होंने बताया था। दूसरा पॉइंट ये बताया कि गाने सुनने और गाने गुनगुनाने ये एक तरह से परिस्थिति सेवन का दोष लगता है, तो इसके लिए भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। और तीसरा इन्होंने क्रिया कोश शास्त्र की बात बताई, तो क्रिया कोश शास्त्र ना हम सभी के घर में होना चाहिए, ये जिसमें हमें मर्यादा का पता चल सके। नॉन जैन भी जब इतना कोशिश करते हैं इस चीज को फॉलो करने के लिए, तो हम भी करेंगे कोशिश। बहुत बढ़िया रूपल जी, आप हाँ जी, कंटिन्यू और जो करिए। घटनाएं बताई जाती है वो महिमा लाने के लिए ही बताई जाती है। उसमें कोई ये तो विदित ही बातें हैं, सभी बुरा हमें पता है, सभी इन चीजों की मर्यादा हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, लेकिन महिमा ही तो नहीं भाषित हो रही है ना, कहने की नौबत इस वजह से आती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे प्रकरण की तरफ। बुरे की मर्यादा लास्ट। प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए। जैसे ये हम जितनी भी मर्यादा पढ़ते आ रहे हैं ये हमारे आचार्यों ने कई वर्षों पहले लिखी है, और अब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो मर्यादाएं भी चेंज होनी चाहिए। जैसे हम हर मौसम की अलग मर्यादा बताते हैं कि टेम्परेचर अलग है, बारिश का मौसम है तो नमी ज्यादा है, तो अब और ज्यादा समय चेंज हो रहा है तो मर्यादा चेंज होनी चाहिए, जगह के हिसाब से भी चेंज होनी चाहिए। अरे समय चेंज हो रहा है तो बरसात में फिर नमी ज्यादा बढ़ी तो मर्यादा 3 दिन से लेके आप एक दिन की करोगे क्या, 2 दिन की करोगे क्या? जो पता है तो कर लो पहले फिर। और जो आप एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो, एटमॉस्फेयर तो और भी एडवर्स होता जा रहा है। पहले तक आपको तो पता ही है कि जैसे जैसे समय घटता जाता है वैसे वैसे ये सब टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर ये सब बदलता ही जाता है। वो भी मतलब उसका भी क्या कहते हैं वो एकदम मतलब वो एटमॉस्फेयर इस कदर का खराब रीति से बदलता जाता है ऐसा। तो और जीव एक्चुअली होता क्या है, जीव भी उस हिसाब से अडेप्ट करते जाते हैं उस हिसाब से। तो जितने अभी फिलहाल मर्यादा बताई है तो वो काल को नजर में रखते हुए ही बताई हुई है। जैसे पंचम काल है, ये चल रहा है, तो लगभग इसी में जो जो मर्यादाएं चलेगी वैसी ही बताई गई है, तो हम उतना फॉलो कर ले और हमारी बस की हो तो करे डेली के डेली, बहुत अच्छा होगा। और आपका यदि कहना होगा कि और अधिक चलता होगा तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। एडवर्स ही होता जा रहा है क्लाइमेट एडवर्स होता जा रहा है, काल मर्यादा बढ़ने का तो सवाल ही नहीं आता है कुछ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, हम हमारे स्लाइड जो है, स्लाइड लाए। बुरा, शक्कर पर बहुत अच्छा वीडियो दिखाया गया है पिछली बार। हम बुरे की बात कहते हैं तो
बूरे की मर्यादा जो है वो शीतकाल में 1 माह, ग्रीष्म काल में 15 दिन, वर्षा काल में 7 दिन, इस पर चर्चा चल चुकी है। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं एक शंका जो मुझे हमेशा पूछते हैं लोग, तो वो लेती हूँ कि लोग कहते हैं कि बुरा बनाते समय, खांडसरी में बुरा बनाते समय पानी डाला जाता है, तो पानी डाल के उसको प्रोसेस करके वो बुरा बनता है, तो उस बुरे की मर्यादा 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन इतनी कैसे हो जाती है? जबकि हम कहते हैं कि जिसमें पानी डलता है उसकी मर्यादा तो 24 ही घंटे होती है। लेकिन वहां पर समझने लायक बात ये है कि ये बुरा शुद्धिकरण की प्रोसेस ही ऐसी है, वो तो इस वजह से, और ये हमें परवर्ती आचार्यों ने, विद्वानों ने बताई हुई है, तो इसमें मानने में कोई हर्जा नहीं है। 1 दिन की मर्यादा, देखिए बुरा और गुड़ जो होता है, गुड़ जो होता है वो बनने की प्रोसेस और बुरा बनने की प्रोसेस अलग अलग होती है। जैसे गन्ने का जूस निकला, कढ़ाई में ओटते गए, तो वो थोड़े ही टाइम में उसका गुड़ बन जाता है, उसमें इम्प्यूरिटी की कोई बात रहती नहीं है। लेकिन बुरा बनने की प्रोसेस है ना, थोड़ी अलग होती है, और उसमें कभी 1 दिन भी लग सकता है, या फिर 1 दिन से थोड़ा ज्यादा भी वक्त लग सकता है। तो थोड़ा धूल मिट्टी आदि का उसमें इम्प्यूरिटी रहने की शक्यता ज्यादा होती है खांड में। तो इस वजह से उसको शुद्धिकरण करके बुरा बनाने की प्रोसेस यहाँ पर बताई जाती है। वैसे गुड़ में नहीं बताया जाता कभी, वैसे खांडसरी में ही बताई जाती है, क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटी की संभावना होती है, तो इसलिए उसकी प्रोसेस करके इस प्रकार से मर्यादाएं बताई गई है। आगे बढ़ते हैं हम। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कभी भी। बढ़ते हैं आगे। सभी प्रकार का पिसा हुआ आटा। तो जो आटा है, सभी प्रकार का पिसा हुआ मसाला है, वो 7 दिन, मतलब में हमें अभी आप लगाते जाइए, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल, एवरी टाइम मैं नहीं बोलती हूँ, टाइम बचेगा अपना। तो सभी प्रकार का पिसा हुआ आटा 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन, इस हिसाब से चलता है। तो ये बात तो पहले आटा पीसने के पहले, मतलब आटा बनने के पहले अनाज का, ये बात तो अच्छे से बताई हुई है देशना भाभी जी ने, कि चलनी से छानना बहुत जरूरी है। बस थाली में लेके देखना, सोचना, इससे कुछ जीव हमें हमेशा दिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। छन्नी से छानते हैं तो यदि जीव होंगे तो उसमें से निकल जाते हैं। तो पहले तो शोधन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होनी चाहिए, चक्की बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए, एक कण भी आटा उसमें ना रहे, इसकी दक्षता लेनी चाहिए। वो चक्की के जो भी पार्ट निकलते हैं, वो पार्ट निकाल के अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही ये आटा पीसा जाना चाहिए, तभी वो भक्ष्य होगा और तभी उसकी मर्यादा पड़ेगी। अन्यथा अभक्ष्य सामग्री की मर्यादा तक है क्या ना। तो ये बात समझने योग्य है। और कोई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो दलिया बनता है, दलिया की मर्यादा तो ज्यादा होनी चाहिए ना। तो दलिया की मर्यादा, वैसे जैसे हम दलिया बनाते हैं, चलनी से छानते हैं, तो उसमें क्या होता है, भले ही छना है वो अभी ग्रेन्यूल सी बाकी है, लेकिन छना हुआ होने के बाद भी कुछ आटे के कण उसमें चिपकते हैं। तो इसलिए उसकी मर्यादा आटे प्रमाण ही मानी जानी चाहिए। और यदि उस दलिया को हम अच्छे से अपने शुद्ध तरीके से धोए, तो धोकर सुखा के रखे, तो फिर वो लंबे टाइम तक चल सकता है। तो ये एक जाते जाते दलिया की भी बात मैंने बता दी कि किस प्रकार से दलिया का भी मर्यादा हो सकती है। उसके बाद सभी प्रकार का पीसा हुआ मसाला जो है, उसकी भी मर्यादा सेम ही है। देखिए, हमें घर के मेंबर्स पता होते हैं लगभग 7 दिन में या फिर 5 दिन में या फिर 3 दिन में कितना आटा चाहिए होता है, ये पता होती है। लेकिन बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कि घर में कोई बीमार हो जाए, तो बहुत सारे मेहमान आ जाए, तो आने वाले हैं इसलिए हम बहुत सारा पीस के रखते हैं, या अचानक कोई आया ही नहीं, या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस में यदि हमारा आटा या मसाले ज्यादा हो गए तो क्या करना, ऐसा काफी लोग प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें एक सॉल्यूशन ऐसा है कि जैसे जितना भी आटा
बचा है आपका, या तो उसके लड्डू वगैरह बना लो, तो वो आगे और 7 दिन 5 दिन 3 दिन चलेंगे। या फिर इतना अच्छे से सेक कर रखो घी या घी आदि में कि उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, तो फिर वो आगे फिर 7 दिन 5 दिन 3 दिन तक काम में आप ले सकते हैं। और मसाले के बारे में ही मसाले के बारे में भी ऐसी ही बात है। यदि मसाला बचा है आपका और आप अच्छे से तेल में या घी में अच्छा गरम करके उसको तल लो, तो और अच्छा होना चाहिए घी या तेल, बिल्कुल एकदम ड्राई ड्राई जरा सा 2-4 बूंदे डाल दी ऐसा नहीं, अच्छा ज्यादा तेल या घी होना चाहिए और उसमें वो मसाला तल के रख दो, तो वो आगे फिर से 7 दिन 5 दिन और 3 दिन तक चल जाएगा। तो ये हुई पीसे हुए सभी प्रकार के पीसे हुए आटे और मसालों की बात। अब बढ़ते हैं आगे। पिसा हुआ नमक। पिसा हुआ नमक की मर्यादा तो 48 मिनट की है। थोड़ा मैं इसके बारे में भी बता दूं। जो नमक हम देखते हैं ना, नमक हम मतलब समझते हैं कि नमक की मर्यादा 48 मिनट की है, या होती भी है, लेकिन ठीक है चलो, पिसे हुए नमक की मर्यादा 48 मिनट। फिर नमक में यदि मसाला मिल जाए, हम काली मिर्च मिला दे, जीरा मिला दे पीसते समय ही, तो उसकी मर्यादा हो जाती है 6 घंटे। नमक को गर्म करने पर भी वो 6 घंटे ही होता है। लोगों को लगता है कि उसकी मर्यादा 12 घंटे हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब पिसा हुआ नमक 48 मिनट, मसाले आदि मिलाने पर, कुछ मिलाने पर पिसा तो 6 घंटे, और गर्म करने पर भी 6 घंटे। और यदि बाय चांस नमक बच जाए तो घी या तेल में तलने पर वो घी या तेल भी एकदम मामूली नहीं होना चाहिए, अच्छा तेल और घी होना चाहिए, जिससे वो थोड़ा नमक का कलर चेंज हो जाए या फिर उस पे ऊपर तैरे घी या तेल, इतना घी या तेल होना चाहिए, तब जाके वो नमक आगे 24 घंटे और चल सकता है। नमक की बात मुझे बतानी थी। जो देखो, जनरली हम सचित से अचित जो पदार्थ करते हैं उसमें हम मतलब हरि को ही सचित से अचित करने की विधि हमारे ख्याल में आती है। लेकिन जो नमक हम यूज करते हैं, जो डेली हम यूज करते हैं, वो भी जो है वो पृथ्वी का शरीर होने से वो सचित ही है। वो असंख्यात शरीरों का पिंड है, इसीलिए तो उसको अचित किया जाता है। वो जीव है, सर्वथा पुद्गल नहीं है। और एक बार पीस लिया हमने तो वो कुछ टाइम के लिए अचित हो गया, 48 मिनट के लिए अचित हो गया। और फिर बाद में जो विधि बताई हुई है मसाला मिलाने पर, गरम करने पर, तो वो आगे उसकी मर्यादा और आगे बढ़ जाती है, और तेल तल के रखे तो 24 घंटे हो जाती है। तो जो मूलाचार में छंद आता है, सुक्कम पक्कम तत्तम अम्मील लवणेन मिश्रयम दवम जम जंतेन हि छिन्नम तम सौवम पासुगम भणिदम। तो वहां पर मतलब वस्तुओं को अचित करने की अलग अलग प्रक्रिया बताई गई है। उसमें जंतेण ही छिन्नम मतलब यंत्र से छिन्न भिन्न करना, यह भी एक अचित करने की प्रक्रिया बताई है। हम जो नमक पीसते हैं, खल्लड़ में पीसते हैं या फिर मिक्सी में पीसते हैं, वो यंत्र से छिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है, तो वो अचित तो हो जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर काल के लिए उसकी भी वैलिडिटी है 48 मिनट्स। यदि वो आगे हम मसाले मिला देते हैं उसमें पीसते समय या गरम करते हैं, तो वो 6 घंटे तक चल जाता है। तो नमक के बारे में ये बात बतानी थी। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें किसी को कोई शंका है? बढ़े आगे। जी, एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि नमक नमक जो पीसा जाना चाहिए वो किस 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 बर्तन में पीसा जाना चाहिए, मतलब जो सही रहे नमक भी और उस मतलब उसकी। देखिए, ऐसा है कि किस बर्तन में ज्यादा क्वांटिटी में पीसना हो तो लोग मिक्सी से भी पीसते हैं, थोड़ा उसको दरदरा कर लेते हैं, मिक्सी से भी पीस लेते हैं। यदि ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पीसना है तो खल्लड़ में पीस लीजिए। लेकिन खल्लड़ कौन सा होना चाहिए, ये यदि आपका प्रश्न होगा, तो खल्लड़ आप वैसा कोई सा भी यूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम के बर्तन तो वैसे हमें यूज में नहीं लेने चाहिए। लेकिन यदि बाय चांस किसी के घर एल्यूमिनियम का खल्लड़ रखा हुआ हो, तो हमें उसमें पकाना तो है नहीं, तुरंत वो पीस के तुरंत निकालना है
और उसमें जो भी गरम आदि करके रखना है, तो आप किसी में भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आइडियल पत्थर के जो खल्लड़ आते हैं, वो जो क्या जो भी कहते हैं खल्लड़, तो वो आइडियल वही रहता है एक्चुअली। बढ़िया जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, एक रेज हैंड हाँ नंबर है। हाँ भाभी जी, मैं पूछ रही थी जी। कि जैसे जो आपने मसाले बताए हैं, हम्म। मसालों की मर्यादा बढ़ाने के लिए अगर कुछ बच जाते हैं तो उनकी वो सीजन के अकॉर्डिंग ही 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन की मर्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, और ऐसे नमक की 24 आवर्स हाँ, की रहती नमक है। की तो किसी भी सीजन में 24 आवर्स ही रहती है मैक्सिमम। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। 8वां पॉइंट चल रहा है हमारा दूध दुहने के बाद। दूध दुहने के बाद अब दूध का भी सबको बहुत अच्छे से विदित ही है, फटाफट बता देती हूँ मैं कि अपनी बाल्टी, छन्ना, अपना पानी, अपना कैन, ये सब चीजें, और अपना लीटर, ये सब चीजें हम देते हैं या फिर लेके जाते हैं, और अपने शुद्ध पानी से थन धो के और अपने कपड़े से पोंछ के, हाथ वगैरह पोंछ के, थन पोंछ के, फिर दूध दुहा जाता है और वो हमारे घर में 48 मिनट के अंदर आ जाए और हम उसे कपड़े से व्यवस्थित विधि से छान कर हम उसे गर्म करें। तो 48 मिनट के अंदर वो गैस पर, मतलब लगभग समझ लीजिए 40वें मिनट पर वो गैस पर होना चाहिए हमारा बर्तन। तो इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए। दूध गर्म कब हो, मतलब उसको वो टाइम एक्सीड ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम उसी जाति के जीव उसमें पैदा हो जाते हैं। तो दूध दुहने के बाद वो 48 मिनट तक भक्ष्य रहता है, और उसके पहले पहले गर्म करो तो फिर वो 24 घंटे की मर्यादा उसकी हो जाती है। ठीक है। उबले हुए दूध की मर्यादा 24 घंटे। उसके बाद उबले हुए दूध का दही, मतलब दूध का दही, कच्चे दूध का तो दही जमाना ही नहीं चाहिए, या फिर दूध लाया है अभी थोड़ा सा गर्म कर दिया और दही जमा लिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दूध पूरा बॉईल हो जाए और उसके बाद ही उसका दही जमाना चाहिए। उबले हुए दूध का दही की मर्यादा 24 घंटे है। जैसे अभी दूध की मर्यादा है 24 घंटे, अभी 23 घंटे हो गए हैं। अब 23वें घंटे में हम उसको हमने उसे थोड़ा गुनगुना करके उसमें नरेटी आदि जो भी डालना है डाल दिया। तो जब से नरेटी डाली है उसमें, तब से उसकी मर्यादा स्टार्ट हो गई और वो आगे 24 घंटे तक चलेगा। तो ये दही की बात हो गई। अब दही भिगो दिया हमने, छाछ बना दी, और वो छाछ बनाते समय उसमें पानी डाला, और वो पानी यदि बॉइल्ड वाटर डाला है, उबला हुआ पानी डाला है, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की रहती है। यदि सादा प्रासुक पानी डाला है तो उसकी मर्यादा मात्र 6 घंटे ही, सॉरी 48 मिनट्स, 48 मिनट की ही रहती है। अंतर मुहूर्त में उसे खत्म कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। घी, तेल, गुड़, तो इसकी मर्यादा क्या? तो उसका ऐसा आता है कि स्वाद या गंध उसका जब तक नहीं बदलता है, तब तक उसकी मर्यादा, मतलब यदि 1 वर्ष के अंदर अंदर यदि स्वाद या रंग बदल जाए उसका, तो तब तक ही मर्यादा उसकी, अथवा 1 वर्ष की मर्यादा। समझ गए आप? हाँ। तो वैसे 1 वर्ष की मर्यादा, और 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उसका स्वाद वगैरह खराब होने लगे, चलित रस जिसे कहते हैं, स्वाद वगैरह खराब होने लगे, तो उसकी एक तब तक की ही मर्यादा मानी जाए। ऐसा नहीं कि 1 साल की मर्यादा है, उसमें स्मेल भी आ रही है तो भी हम चलाए, 1 साल तक चलता है, ऐसा नहीं। यदि उसमें थोड़ी सी दुर्गंध आ रही है, कुछ आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सुखा के रखिए, कुछ करिए, लेकिन हाँ उसे जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करना चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अधिक जल वाले पदार्थ, देखिए घी वगैरह बनाते समय भी थोड़ा ध्यान रखिए। घी वगैरह बनाते समय भी घी बहुत अच्छे से गर्म किया हुआ होना चाहिए। गर्म किया हुआ मतलब समझते हो ना, कि बिल्कुल वो मावा अंदर अभी व्हाइट व्हाइट ही है और घी घी अलग हो गया, आपने घी छान लिया, तो वो घी ज्यादा टिकता नहीं। बिल्कुल ब्राउन वो मावा हो जाए तब तक उसे गर्म करते रहिए,
और उसके बाद कपड़े से अच्छे से, थोड़े मोटे कपड़े से छान लीजिए। चलनी से छान के क्या होता है, स्टील की चलनियों से छान के कि वो उसका जो मावा जो होता है वो भी थोड़ा थोड़ा गिर जाता है उसमें। तो बेटर यही रहता है कि कपड़े से छाना जाए घी को, और उसमें किसी भी मावे के कण ना आए, तो वो घी, वैसा घी चलेगा 1 साल तक और वो खराब भी नहीं होता है। आप ने कभी अनुभव किया होगा तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अधिक जल वाले पदार्थ, अधिक जल वाले पदार्थ जैसे रोटी, कड़ी, पापड़, खिचड़ी, दाल भात, सब्जी, ये सब जो है वो उसकी मर्यादा 6 घंटे ही बताई गई है। पापड़ आदि का ऐसा है कि 6 घंटे के अंदर अंदर आटा गूंथने से लेकर सूखने तक 6 घंटे, 6 घंटे के अंदर अंदर वो सूख गया, और यदि उसको सेक लिया हमने तो वो आगे 6 घंटे और चलेगा, और यदि उसको तल लिया तो फिर आगे 24 घंटे वो चल सकता है। तो ये पापड़ आदि में खिचले पापड़ इसमें समझना चाहिए। तो ठीक है, तो ये अधिक जल, अधिक पानी का प्रयोग जिसमें होता है तो उसकी मर्यादा उतनी ही रहती है 6 घंटे की। फिर घी या तेल में तले हुए पदार्थ जैसे बूंदी, बड़ी, सेवई, पूरी आदि, तो इसकी मर्यादा 24 घंटे की कही गई है। वो डीप फ्राई जिसे कहते हैं, हम पूरा तेल में तलते हैं उसे, तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की बताई गई है। किसी को शंका है? बढ़े आगे। एक बार आटे का आपने जो बताया, तो 6 हाँ जी। घंटे की मर्यादा बिना सिके हुए की, और फिर सिक जाए तो फिर और 6 घंटे की मर्यादा बढ़ गई उसकी, और सिकने के बाद तल लिया तो और उसकी 24 घंटे की बढ़ गई, ऐसा आपने बताया। आटे की? जो अभी रोटी की बताई आपने, पीछे पीछे रोटी। मैंने पापड़ का बोला। अच्छा, रोटी, हाँ ठीक है। पापड़ का मैंने बोला कि आटा गूंथने से सूखने तक वो 6 घंटे में सूख जाना चाहिए, और उसके पहले पहले हमने सेक लिया तो आगे और 6 घंटा वो चल सकता है। और यदि सूखने में 6 घंटे के अंदर अंदर तल लिया तो आगे और 24 घंटे चलेगा वो। बढ़िया जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बिना पानी के, हाँ जी, कोई भून के रख दे तो कितने मर्यादा होगी? दलिया को भून के रख दे तो कितने दिन की मर्यादा हो जाएगी इसकी? दलिया को भून के, यदि आपने अच्छे से वो घी में, मतलब 7 दिन तक तो आपका वैसा ही चलेगा। अभी जैसे शीतकाल चल रहा है तो 7 दिन तो वैसा ही चलेगा, और उसके बाद आपने घी में उसको अच्छे से, अच्छा थोड़ा अच्छा घी डाल के थोड़ा कलर चेंज होने तक सेक लिया तो वो आगे और 7 दिन चलेगा। आटे आटे जैसा ही होगा उसका। लेकिन मैंने और भी एक बात बताई आपको कि यदि आप उसको अच्छे से शुद्ध पद्धति से धोके वगैरह रख दे, धोके सुखा के, तो फिर काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। लेकिन वो ऐसा होता है ना कि हम दलिया बहुत बारीक पीसते हैं, उसको धोना इतना इजी नहीं हो पाता है, तो धोने वाले धोते हैं वो भी काफी, लेकिन नहीं तो फिर वैसा ही करते हैं। मतलब लगभग 7 और 7 ऐसे दिन की मर्यादा चल जाती है, मर्यादा में वो दलिया चल जाता है। दीदी, वो दलिया को सेकने के बाद उसका आटा तो झड़ जाता है, छान लिया तो फिर नहीं उसकी अपन मर्यादा पकड़ सकते हैं तो? नहीं, कुछ कण तो शेष रह ही जाते हैं, भले हमें आंखों से ना दिखे, लेकिन वो चिपके तो रहते ही है थोड़े आटे के कण, इसलिए वो उसकी मर्यादा इस वजह से आटे प्रमाण मानी जाती है। नहीं तो फिर वैसे दलिया थोड़ा ग्रेन्यूलस रहता है, एकदम सॉफ्ट होता नहीं है ना। थोड़ा मोटा मोटा यदि रहा दलिया, हाँ, और उसको सेक के यदि छान लिया तो उसके तो पूरा आटा झड़ जाएगा, फिर तो वो उसकी मर्यादा बढ़ा सकते हैं ना। लेकिन आपने उसे सेक लिया, प्रोसेस तो उस पे हो गई, तो फिर उसकी मर्यादा पड़ेगी। यदि सेकने के पहले ही आपने उसको धो दिया तो फिर वो काफी लंबे टाइम तक चल जाएगा जी। हाँ, जैसे देखिए, जैसे कोई पूछते हैं मुझे कि जैसे गुड़ की जो आजकल बनती है ना ठंडों में, वो पट्टी, तो पट्टी हम यदि गुड़ में कुछ पानी वगैरह नहीं डाले तो वो तो 1 महीना चलनी चाहिए ना। आप कहते हो 7 दिन ही, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन ही चलेगी, तो 7 दिन कैसे? हम बूरा में भी पानी डाल के बनाते हैं तो उसकी भी 1 महीना मर्यादा चलती है, तो इसमें क्यों नहीं चल सकता? वो जो पट्टी जो बनाते हैं हम, वो 1 महीने तक क्यों नहीं चल सकती? लेकिन उसका ऐसा है कि
वो अग्नि पे रखा जाता है, उसमें 2-3 चीजें मिलाई जाती है, तो उसकी मर्यादा बढ़ ही जाती है, तब से शुरू ही हो जाती है, और वो 7 दिन 5 दिन और 3 दिन इस प्रकार की मर्यादा उसकी भी चलती है। जय श्री दीदी। हाँ जी। एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जैसे मसाले की मर्यादा तो 7 दिन 5 दिन और 3 दिन होती है अगर हमने मसाले पीसे तो मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे मर्यादा खत्म हो जाती है तो उसको थोड़ा सा सेक लें तो उसकी मर्यादा फिर बढ़ जाती है। तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट था, तो मुझे यही पूछना था कि क्या ऐसे होता है कि मर्यादा खत्म होने से पहले उसे सेक लो तो आगे उतने दिन की और मर्यादा बढ़ जाती है? सेकना नहीं, सेकने से अच्छा वो तल लो, थोड़ा घी में या तेल में, थोड़ा ज्यादा अच्छा घी लो या तेल लो और उसमें थोड़ा तल लो, तो फिर आगे वो उतनी ही चलेगी, 7 दिन 5 दिन 3 दिन। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, मात्र सेकने से काम नहीं चलेगा, घी या तेल में उसको मतलब जैसे फ्राई होना चाहिए, ऐसा थोड़ा कहते हैं ना हम, सेक घी या तेल में सेकते हैं, अच्छे बघार देते हैं ना, तब जैसा जी करते हैं ना, बस वैसा ही। हाँ जी। दीदी हाँ घी ठीक है, की धन्यवाद। मर्यादा यदि 1 साल की आप बता रही हो तो फिर उसमें जो चीज अपन ने तली हुई है तो उसकी मर्यादा सिर्फ 7 ही दिन रहेगी क्या? मैंने किसकी मर्यादा बताई 1 साल की? नहीं नहीं, घी मतलब जब तक उसका स्वाद नहीं बदलता तब तक रह सकता है ना, ऐसा? हाँ, स्वाद नहीं बदलता तब तक, या स्वाद अच्छा है तो मैक्सिमम मर्यादा 1 साल तक की ही रहती है उसकी। जी, तो फिर अपन यदि कोई मतलब जैसे अगर, मसाले उसमें तल के रख रहे हैं तो उसकी मर्यादा 1 साल तो नहीं, पर मतलब जैसे 8 दिन 15 दिन ऐसा चल सकता है क्या, ये पूछ रही थी मैं। ये तो चलाने की बात है, लेकिन चलता नहीं है, नहीं चलता तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं वो क्लेरिफिकेशन ही कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, बस वो फिर से उतनी ही मर्यादा बढ़ेगी, सीजन प्रमाणे, 7 दिन 5 दिन और 3 दिन ऐसे ही। जैसे गुड़ को घी में पिघला ले, गुड़ को घी में पिघला लेते, पानी नहीं डाले, उसमें तिल डाले तो उसकी मर्यादा कितनी रहेगी? मर्यादा पड़ गई, वो पिघला दिया आपने, घी मिक्स हो गया, उसमें तिल डाल दिया, जो भी डाल दिया, मर्यादा पड़ गई वहां से 7 दिन 5 दिन 3 दिन, इस प्रकार से। दीदी क्या जैसे मसाले को हमने आपने बताया कि घी में कर लिया, तो क्या ऐसे आटे का भी हो जाता है? हाँ, आटे का भी बताया मैंने, बिल्कुल अच्छे से आटा सेकना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए उसका। अच्छा ठीक है। या फिर लड्डू बना लो बढ़िया, तो उतना वो चल ही जाता है आगे 7 दिन और। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। तो क्या होता है, सेके हुए आटे का रोटी वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसी मोटी मोटी रोटी बनती है। हाँ, तो हाँ ऐसा हो जाता है, तो हाँ, इसमें उसमें कुछ मिक्स करके बना लो आप, जैसे लौकी पीस के कुछ मसाला वसाला डाल के कुछ थोड़ा मोटा मोटा सा बना लो तो वो अच्छा लग जाता है, अच्छे से तेल वेल डाल के बना लो तो मतलब चलाना हो, ऐसी कभी कंडीशन आ जाए तो, जैसे हम बाहर कहीं चले जाए, हम हमारा आटा लेके चले जाए, हमारे पास दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इस प्रकार से हम उसको आगे चला सकते हैं, ऐसा हाँ नहीं तो फिर फ्रूट्स तो रहते ही है, दाल चावल तो रहते ही है, तो हम उस पे काम चला सकते हैं। तो हाँ एक बात है, यदि हमें चाहिए ही है रोटी तो किस प्रकार से वो काम हम निकाल सकते हैं, इसकी बात है। ये हाँ राजमार्ग तो है नहीं, ये तो बाय चांस बचे या कुछ अशक्य अनुष्ठान में कहीं कुछ जाना पड़े तो की बात है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बिना पानी के पकवान, जैसे मगध, बेसन के लड्डू आदि, बेसन के लड्डू हो, आटे के लड्डू हो, कोई भी हो, बिना पानी के जो बन गए तो वो 7 दिन 5 दिन 3 दिन तक चलेंगे। वैसे ही चिप्स आदि का भी ले सकते हैं, मात्र चिप्स तल के रख दिए आपने तो फिर वो उसकी भी मर्यादा 7 दिन 5 दिन और 3 दिन इस प्रकार से चलती है। उस पर मसाला आदि डाल दे, मतलब मसाला भी, हाँ मसाला आदि डाले तो नहीं चलेगा, मात्र वो खाते समय ही ऊपर से डाल दीजिए, तो वो चिपक जाता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो खाते समय ही डाला जाए। तो यदि बिना कुछ डाले हुए बनते हैं चिप्स आदि तो भी वो भी 7 दिन 5 दिन और 3 दिन इस हिसाब से चलते हैं।
बढ़ते हैं आगे। कम गर्म किया हुआ अथवा सौंफ आदि से रंग स्वाद बदला हुआ जल, प्रासुक पानी जिसे हम कह रहे हैं, वो उसकी मर्यादा 6 घंटे। और उबले पानी की मर्यादा कह रहे हैं 24 घंटे। पानी किस प्रकार से छानना, किस प्रकार से विधि से उसको किस विधि से बिलछानी आदि देना, ये सब बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा चल चुकी है। हम उस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो शुद्ध अपना छना हुआ पानी है वो यदि देखिए, पानी की मर्यादा का 2 प्रकार से उल्लेख आता है। एक तो 6 घंटे की मर्यादा वाला और एक तो 24 घंटे की मर्यादा वाला। लेकिन यदि हम मतलब मूल ग्रंथों में इसी प्रकार से उल्लेख आता है। लेकिन हम यदि अतिशयन हेतु से बात करें तो 12 घंटे की मर्यादा वाला पानी भी चल सकता है। जैसे कौन से ग्रंथ में आया हुआ है, दीपचंद जी कासलीवाल, पंडित दीपचंद जी कासलीवाल हुए हैं। ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन आज से लगभग 100, 125, 150 वर्ष पूर्व लिखा हुआ एक पुस्तक है। उसमें उन्होंने ये पानी की मर्यादा देते हुए कहा है कि 12 घंटे की मर्यादा मानी जा सकती है अनुमान से। तो वैसे मूल ग्रंथों में 6 घंटे और 24 घंटे की ही मर्यादा आती है, परंतु अतिशयन हेतु से यदि हम लगाए तो ये 12 घंटे की मर्यादा मानने में हर्जा नहीं दिखता है। और जिनके बस की होगी वो 6 घंटे और 24 घंटे की ही फॉलो करे। लेकिन ऐसा कहीं कहीं उल्लेख आ जाता है 12 घंटे का, एक आध दूसरी पुस्तक में पढ़ने में आया है। अतिशयन हेतु मतलब जैसे जैसे राग कम हुआ वैसे वैसे सुख बढ़ा। तो ऐसी कोई राग और कम हुआ, सुख और बढ़ा। तो ये अनुमान से हम समझ सकते हैं इसी प्रकार से कि मर्यादा पाने की, हाँ, राग मतलब राग यदि पूरा खत्म होता है तो दुख भी पूरा खत्म हो सकता है। वैसे ही हम पानी में भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर 6 और 12 घंटे 24 घंटे की मर्यादा कही हुई है, तो थोड़ा गर्म करे तो थोड़ी मर्यादा हो गई, और थोड़ा ज्यादा गर्म करे तो थोड़ी ज्यादा मर्यादा मानने में कोई हर्जा नहीं है, और पूरा गर्म करे तो पूरी मर्यादा 24 घंटे की जो बताई गई है। तो समझ में आया? जी बिल्कुल। ओके, तो बढ़ते हैं। देखिए, पानी के बारे में और एक बात कहना चाहती हूँ। तो हमने भागों में पढ़ा है, सुनो सुनो, मंदिर के बाहर पानी रखा रहता है। तो जो मंदिर के बाहर पानी रखा रहता है उससे हम पैर आदि धोते हैं, तो ये एक्चुअली हमारे सामने छना हुआ पानी नहीं है। हमने देखा नहीं है किस प्रकार से उसकी बिलछानी डाली जाती है। हमने देखा नहीं वो छन्ना कौन सा है। हमने देखा नहीं है वो सूर्योदय के पूर्व ही छाना गया है कि कब छाना गया है। हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। तो हमें ये मंदिर में धुले द्रव्य या फिर मंदिर के बाहर रखा हुआ पानी या फिर हम जो गंधोदक लगाते हैं वो थोड़ा वो यूज मतलब इस्तेमाल प्रयोग में लेते समय थोड़ा सा विचार करिए वहां पर कि क्या ये सही है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गंधोदक नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे से दिन में ही छना है क्या, मोटे छन्ने से ही छना है क्या, व्यवस्थित उसकी बिलछानी जीवानी दी गई है क्या, तो आप जरूर यूज कर सकते हैं उस पानी को। अथवा पूर्व मतलब प्राचीन परंपरा तो यही थी कि अपने घर से ही, मतलब घर में लगभग आचार ऐसा ही चलता था, आचरण वैसा ही चलता था, मोटे मोटे छन्ने आदि रहते थे, तो घर से ही द्रव्य धोके लाए जाते थे, घर से ही डिब्बी में पानी लेके आया जाता था, तो उसी से पैर आदि धोए जाते थे। तो थोड़ा इस बात पर भी हमें विचार करना जरूरी है। प्रश्न कोई? हम पूछ सकते हैं मंदिर जी के पानी के लिए कि कैसे किया गया है, ताकि आगे वो भी ध्यान रखें और उस समय कुछ ऐसा अगर नहीं हो तो। आप पूछ सकते हैं या फिर आप
वहीं के स्थायी हो तो वहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जाकर उस समय में। और आप स्वयं व्यवस्था बना सकते हैं ना, क्योंकि मंदिर स्वयं भी भी तो व्यवस्था हमारा ही है। बना सकते हैं, बेटर, एकदम बेटर है ये बढ़िया जी। ऑप्शन। तो ये एक गारंटी रहेगी ना हमें, तो हम बिल्कुल उसको यूज में ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए बोलिए। दीदी, ये जैसे सुना है कि आप पानी की मर्यादा और 24 घंटे से ज्यादा बढ़ानी है तो सबसे पहले उसे फासू कर लीजिए, मतलब जो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है, और 5 घंटे होने के बाद उसको पूरा उबाल लीजिए तो फिर 24 घंटे की हो जाती है। ये चलेगा, सही है? ऐसा भी चलेगा, लेकिन एक्चुअली ये राजमार्ग नहीं है। हाँ, लेकिन चलाना हो तो चलेगा ऐसा भी। क्योंकि 24 घंटे के बाद जितना पानी बच गया उसको वापस हम नहीं उबाल सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस पानी को जो बच गया 24 घंटे के बाद, थोड़ा बहुत बच ही जाता है, तो उसको फिर कहाँ पर डालना, जैसे पौधों पे या फिर कैसा करना? आप सूखी जमीन में डाल सकते हैं, सूखी जमीन पे, या फिर 24 घंटे पूरे होने को है अभी तो आपको पता है, एक आध घंटे आधे घंटे पहले उसको बाथरूम में प्रयोग में ले लीजिए, या फिर अन्य किसी चीजों अच्छा में अच्छा। धोमाकरी में प्रयोग में ले लीजिए, तो वो चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये सही है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। दीदी, मैंने ये सुना है कि जैसे अगर 24 घंटे से पहले ही अगर हमने जैसे 1 घंटे की मर्यादा बची है अभी, जैसे 24 घंटे पूरे होने में, तो हमने अगर उसे भोजन बनाने में ले लिया तो क्या वो सही रहता है? जैसे हाँ, दाल जैसे धोने उसी में। उसी का आप उसी मतलब 1 घंटा बचा है आपने और उसी पानी से आटा गूथा और पूड़ी तल ली आपने, तो हाँ जी, आगे हाँ जी। 24 घंटे चलेगी ना। वो हाँ वो जी। वो जो भोजन बना हुआ है वो आगे 6 घंटे या जो भी उसकी मर्यादा है उतना उतना चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। और जिन जिन को शक्य है वो अष्टमी चौदस के दिन पानी की मर्यादा करने के लिए अनार का छिलका आदि प्रयोग ना करे। शक्य हो तो, वैसे तो वो काष्ठवत हो ही जाता है, लेकिन फिर भी शक्य हो तो ना करे। हरि का मतलब किसी को यदि ऐसा लगता हो कि हरि का दोष आ जाएगा तो ना करे, और किसी हर से हरड़ जो रहती है उससे ऐसा मर्यादा कर सकते हैं। तो विवेक की बात है, जितना हम ध्यान रखेंगे उतनी बात है वो। चलते हैं आगे। प्रसूत के बाद निर्धारित समय तक ही अभक्ष्य। भेड़ बकरी का दूध 8 दिन तक अभक्ष्य माना गया है, गाय का दूध 10 दिन तक अभक्ष्य माना गया है प्रसूति के बाद, और भैंस का दूध 12 दिन तक माना जाता है अभक्ष्य प्रसूति के बाद। किसी किसी को वो जो गाढ़ा गाढ़ा दूध रहता है वो उसके कुछ कुछ पकवान बना के खाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये उसमें जीव उत्पत्ति या फिर जीव हिंसा ज्यादा होने के कारण ये अभक्ष्य ही, सर्वथा अभक्ष्य ही माना गया है। तो प्रसूति के बाद ये 8 दिन और 10 दिन और 12 दिन तक का दूध हमें नहीं लेना चाहिए। जनरली भेड़ बकरी का कम ही यूज में आता है, लेकिन गाय और भैंस का दूध ज्यादा प्रयोग में आता है, तो 10 और 12 दिन तक उसे काम में नहीं ले, तब तक दूसरी किसी गाय और भैंस का दूध का प्रयोग किया जा सकता है। और बात आती है अभी मक्खन की। मर्यादित दूध से बने मर्यादित दही के भिगोकर निकाला गया मक्खन मात्र निकालने पर्यंत ही भक्ष्य है, अतः उसे छाछ से बाहर निकालते ही तत्काल गर्म करे, बिना घी बनाए मात्र मक्खन खाने के लिए सदा अभक्ष्य है। तो ये कोई कोई कहता है, कोई कोई पूछता है कि भाई उसको यदि अंतर्मुहूर्त के पहले हम यूज में ले ले तो क्या क्या दिक्कत है, इतना थोड़ा सा ही खा ले तो क्या दिक्कत है। वो इतना गरिष्ठ तो हो तुरंत के तुरंत हो ही नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ये केवल ज्ञान गोचर बात है, टोटली हम जैसा बताया गया है वैसा फॉलो करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसमें यद्यपि अंतर्मुहूर्त के लिए उसमें कोई जीवोत्पत्ति बताई नहीं गई है, लेकिन फिर भी अभक्ष्य ही, सर्वथा अभक्ष्य ही बोला गया है मक्खन को खाने के लिए। हाँ, उसको मर्यादा के अंदर अंदर ही
गरम कर लो और घी बना लो तो वो तो चल जाएगा। किसी को प्रश्न कोई? कई बार जो एक प्रश्न था, कई बार जैसे घर में ही जो है ना मक्खन निकालते टाइम बच्चों को रोटी के साथ मक्खन लगा के नमक लगा के दे दिया जाता है, तो फिर वो ना करें ऐसा, तो उसके लिए आगे ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा ना करे मतलब उसके लिए तो हम दूसरे कोई भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, लेकिन मक्खन खाने की आदत तो हमने ही लगाई है ना बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं है, तो उसको दही के साथ खाने की आदत लगा दो और किसी के साथ खाने की आदत लगा दो, चटनी आदि बना के दे दो, जो भी है, लेकिन ये मक्खन तो अभक्ष्य है, उसको समझाया जाए। बच्चे ऐसे होते हैं जैसे आप समझाओगे वो उनके दिमाग में फिट हो जाता है, मतलब वो कभी भी जिद नहीं करते हैं। ये तो ये अपना ही हट रहता है कि भाई तुम ऐसा ही खाओ, भाई तुम वैसा ही खाओ। मैंने तो अभी मेरे यहाँ अड़ोस पड़ोस में देखा कि बच्चा बिस्किट के लिए मना कर रहा है, लेकिन पिता जो है या माँ जो है वो जबरदस्ती से बेटा बिस्किट खाओ बेटा, अरे बच्चे को नहीं चाहिए वो चीज, बच्चा मांग नहीं रहा है बेचारा, उसको अच्छी चीजें खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, ड्राई फ्रूट खिलाओ, अब अच्छी चीजें क्यों खिलाते हो? वैसे ही मक्खन की तो आदत बड़ों ने ही लगाई है ना, बड़ों को तो पता है ना वो अभक्ष्य है, तो वो आप कोई भी वो दूसरा सॉल्यूशन ढूंढिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, मर्यादित जैम बना सकते हैं हम, अचार बना सकते हैं हम, कुछ भी बना सकते हैं, बच्चे बहुत चाव से खा लेते हैं उसको, तो मक्खन की ही क्या जरूरत है जो सर्वथा अभक्ष्य बताया गया। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी। ये इससे आगे बढ़ने से पहले हम अपनी एक वीडियो प्ले करेंगे यहाँ से आज। हाँ श्रुति जी। आदरणीय रूपल जी का बहुत बहुत आभार, उनकी सारी जानकारी बहुत ही सूक्ष्म थी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और अहिंसा की दृष्टि से भी हम सबके लिए लाभदायक थी। और प्रश्नोत्तर तो बीच में हो ही चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी किसी और का प्रश्न होगा, और अगर होगा तो वो लिख के दे सकते हैं, अगली परिचर्चा में हम उन प्रश्नों का समाधान करेंगे। अभी हम एक वीडियो आप सभी को दिखाना चाहते हैं, हमारा नमक कैसा हो, तो वो वीडियो आप चालू करें। सॉल्ट यानी आयोडीन युक्त नमक, ज़्यादातर लोग आज यही खाते हैं और उनको ये पता भी नहीं कि वो क्यों खा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा आपको अच्छा है आप खा रहे हैं, टीवी में हर जगह आता है आयोडीन वाला नमक खाओ नहीं तो आपका दिमाग विकसित नहीं होगा, इस तरह के ऐड आती है। पहले तो आयोडीन मिलाया क्यों जाता है? नमक कितने रुपए का होता है? जो सी सॉल्ट होता है उसकी कितनी कीमत होती है? काफ़ी सस्ता होता है वो, 25-30 रुपये किलो का नहीं होता, बहुत सस्ता होता है वो। और उसको अगर आपको महंगा करके बेचना है तो आपका कुछ तो तड़का मारना पड़ेगा उसमें, कि सिंपली अगर समुद्री नमक आप ऐसे ही बेचोगे तो उसमें तो कोई ख़ास बात है नहीं, तो उसको बना दिया आयोडाइज्ड बना दिया जी, आयोडाइज्ड नमक बना दिया। इसकी वजह से उस पर पैकेट पे बहुत अच्छी बातें लिख दी, दुनिया भर के हेल्थ बेनिफिट्स इसमें गिना दिए। लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि जो आयोडीन वाला नमक होता है, आयोडीन इसके वजह से लोगों के शरीर में ज़्यादा हो जाता है और उस कारण आयोडीन ज़्यादा होने से शरीर में लोगों में नापुंसकता आती है। आदमियों में ये स्पर्म काउंट कम करता है, औरतों के जो एग्स की ओव्यूलेशन होती है उसमें डिस्टर्बेंस करता है। तो सिंपल भाषा में ये है कि अगर आप आयोडाइज्ड नमक लेते हैं, आपके बच्चे पैदा करने की संभावना आपकी कम हो जाती है, आपके बच्चे होंगे इस बात की संभावना कम हो जाती है। और इस आयोडाइज्ड नमक का एक और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जो सेक्सुअल पावर होती है आपकी वो भी कम होती है। कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाती हैं हम लोगों को कि अगर आप आयोडाइज्ड नमक नहीं खाओगे तो इस तरह का आपका गला फूल जाएगा और आपको गोइटर हो जाएगा। बचपन से स्कूल की जो बच्चों की किताबें होती हैं, बहुत छोटी क्लासों से ये इस तरह की तस्वीरें डाल दी जाती हैं उनमें, और ये बताया जाता है कि बच्चों आयोडाइज्ड नमक खाओ नहीं तो ऐसा गला हो जाएगा, दिमाग का विकास नहीं होगा। तो ये जो चीज़ दिखाई है ये बिल्कुल सही है, आयोडीन की कमी से ऐसा होता है। लेकिन किसने कह दिया कि सिर्फ नमक में आयोडीन होता है? हर चीज़ होती है, जो भी मिट्टी से निकलती है, ज़मीन से निकलती है, हर चीज़ में आयोडीन होता है। चाहे आप कोई भी साग सब्जी ले, फल ले, जो भी चीज़ ज़मीन में उग रही है, मिट्टी में उग रही है, उन हर चीज़ों में आयोडीन है। अगर आप खाएंगे उसको तो आपके आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी। तो सिर्फ नमक से ही क्यों होगा भाई? सिर्फ नमक से ही आयोडीन क्यों मिलेगा और नमक से ही लेना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है
कंपनी को कमाने हैं पैसे। अगर कंपनी 30 रुपये किलो नमक बेच रही है, जितने का भी बेच रही है आयोडीन के नाम पे, अगर सिंपल नमक बेचेगी तो वो इतने का नहीं बिकेगा, तो उसको मुनाफा कैसे कमाना है। और एक और जो इसमें केमिकल मिलाया जाता है ये, जिससे कि नमक चिपके ना और नमी को ना पकड़े, तो वो जो नमक होता है ना एकदम दाने दाने सा गिरता है, फ्री फ्लो जो गिरता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम का एक केमिकल है, वो भी नुकसानदायक एक केमिकल है। और इसके साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड तो डाला ही जाता है, जो आयोडीन हो गया। इंडिया में भी एक PIL डाली हुई है, सोडियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कैल्शियम फेरोसाइनाइड और भी एंटी केकिंग एजेंट। अब ये एंटी केकिंग एजेंट क्या होता है? जो फ्री फ्लो नमक होता है, जो दाने दाने सा गिरने वाला नमक होता है, इसमें एंटी केकिंग एजेंट होता है। ये नमी ना पकड़े नमक, इसलिए ये डाला जाता है। तो इनके मैं नुकसानों के बारे में बात करूंगा, वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप चाहे UN का एजेंडा देख लो, कोई भी एजेंडा देख लो, दुनिया में सारी सरकारें आबादी घटाना चाह रही हैं। तो अब आबादी घटाने के लिए डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली इस तरीके की चीज़ें पकड़ी जाती हैं जिससे कि आबादी कम हो। अब अगर नमक खाएंगे आप, ऑटोमेटिकली आबादी कम हो ही जाएगी। रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी ये सब इफेक्ट आ रहा है, मोबाइल के और आपके जो लैपटॉप आप ये अपने पैर पे रख के काम करते हो ना, जांघों पे रख के जब आप काम करते हो, इससे भी इंपॉर्टेंस आ रही है। अब आपको इतनी बात तो पता चल गई, जो आयोडाइज्ड नमक है वो नुकसान देता है। अब नॉर्मल जो नमक है वो कहाँ से ले? नॉन आयोडाइज्ड नमक ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। एक वक्त था कि भारत सरकार ने नॉन आयोडाइज्ड नमक को बैन करने की कोशिश करी थी, कोर्ट में केस था। ये ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं। अब ऐसा क्यों करा जा रहा है? भाई भारत की आबादी बढ़ रही है तो धीरे धीरे कम तो करनी है, तो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर आपको नॉन आयोडाइज्ड नमक ढूंढना है, उसको क्या कहते हैं? नॉन आयोडाइज्ड नमक को उसको कहते हैं सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट कह दो या सेंधा नमक कह दो, लाहौरी नमक के नाम से भी ये होता है। फिर जो पुराने ज़माने के लोग थे वो सेंधा नमक खाते थे, वो उन्हें पता था कि ये चीज़ नुकसान देती है। पुराने लोग 1945 से जो पहले पैदा हुए हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी इन चीज़ों को लेकर। लेकिन 1945 के बाद से, जब से ये मास मीडिया आया है, ये वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया का यूनिफिकेशन हो गया, जैसे UN आ गया, जैसे मीडिया की पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, इंटरनेशनल बॉडीज़ बन गई, उसके बाद से ये सारा मामला ख़राब हुआ है। लोगों को एक तरह से ये सब चीज़ों का प्रोपेगेंडा दिया है और उसी के बाद से ये जो डीपॉपुलेशन का एजेंडा है ये आया है। तो 1945 से पहले जो पैदा हुए उन लोगों को इतना ज़्यादा इसके बारे में पता था। हमारे माँ बाप को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो 45 के बाद के पैदा हुए। और मैं बता चुका हूँ आपको कि 45 के बाद से मीडिया, मास मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है। जो टीवी पे आ गया वो सही, जो टीवी पे नहीं आ रहा वो गलत है। अब फ़ायदे गिनवाता हूँ मैं आपको। जो रॉक सॉल्ट होता है, जो ये सेंधा नमक जो मैं बता रहा हूँ, इसमें 94 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो सी सॉल्ट होता है ना, इसमें आयोडाइज सॉल्ट हो गया, इसमें 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं केवल। आयु टाइम्स नाम से एक वेबसाइट है, इस पर भूख बढ़ाता है, डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन अच्छी करता है, खाना पचाने में मदद करता है, आसान होता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे होता है आँखों के लिए। और जो शरीर में त्रिदोष होता है उसको ठीक करता है। सेंधा नमक से आपका वेट भी कम होता है, मेटाबॉलिज्म क्योंकि सुधरता है, शरीर में जो स्वेलिंग आती है, सूजन होती है, उसको कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो हाथों में जो कीड़े होते हैं उनको कम करता है। और भी इसके काफ़ी सारे इफेक्ट बताए, आप जाके देख सकते हैं। आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। अभी जैसे परिचर्चा में आप सभी को पता ही है कि अंत में आपकी एक अनुभवी जानकार से हम भेंट कराते हैं। तो आज सौभाग्य से वो सौभाग्य से वे आज मेरी नानी जी ही हैं, श्रीमती आदेश जी। आपका परिचय मैं देना चाहूंगी कि आपका भी प्रतिदिन का स्वाध्याय जो है वो 2.5-3 घंटे मंदिर में सुबह जाता है। स्वाध्याय, पूजन, पाठ, प्रक्षाल सब कुछ आप नियमित रूप से और नियम संयम का पालन भी करती हैं, व्रत इत्यादि भी करती हैं। और एक आज तक की डेट में, आज ही आधुनिक काल की डेट में भी, आज तक भी ये राख से बर्तन मांजने की जो प्रथा है वो इनके घर में चली आ रही है। मतलब कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हुई है,
इनकी 6 बेटियां हैं और 6 बेटियों की शादी में भी कितने ही मेहमान आए हो घर में या कुछ भी हो, पर राख से बर्तन जरूर मांजे गए हैं। तो आज हम उससे संबंधित ही इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज जो सभी सर्फ से और पानी से बर्तन मांजते हैं, तो वो क्यों नहीं मांजने चाहिए? उसमें क्या दिक्कत आएगी? उसमें ये दिक्कत है कि जैसे सर्फ से पानी से मांजते हैं तो कितने भी वो रखो उनमें जीवाणु होने की वो होती ही है। और पानी भी आजकल सिंक में धोते हैं तो पानी भी वेस्ट होता जाता है। और राख से बर्तन क्यों मांजने चाहिए, मतलब उससे क्या क्या फायदे हैं? राख से बर्तन मांजने के तो फायदा क्या यही है कि शुद्धता ही पूरी होती है। हम गीले बर्तनों को जैसे हमने मांज के रख दिए और किसी ने छू लिए तो वे हम मजे अनमजे का विचार रखते हैं उसमें। और ये सूखे बर्तन हमने मांज के रख दिए तो कोई एक बार छू ले तो हम उन्हें अनमजा नहीं समझते हैं। जी। और ये बर्तन मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को पता नहीं होगा कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। जैसे सभी के घरों में आमतौर पे सर्फ से और पानी से मांजे जाते हैं, तो इसकी एक बार आप पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक एक बार बता दीजिए। हम पहले सारे बर्तनों को पानी से धोते हैं, उनकी सारी गंदगी निकाल देते हैं। फिर एक किसी में बर्तन में, बड़े बर्तन में या किसी प्लास्टिक की बोरी वगैरह पर रेक ले लेते हैं, उससे मांजते हैं, साफ करते हैं। फिर दोबारा उसमें सूखी रेक से साफ करते हैं। 2 बार रेक से मांजने के बाद फिर साफ कपड़ा से उनको पोंछ देते हैं। उनमें चमक भी आ जाती है और शुद्ध भी होते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न है, यहाँ से भी एक प्रश्न है सूखी राख के बाद पानी से फिर नहीं धोया उसको? नहीं, पानी से धोएंगे तो फिर वो भी अशुद्धता में ही आ जाएंगे। सूखे कपड़े से साफ करने चाहिए उन्हें। राख लगाने के बाद फिर पानी से नहीं, सूखे एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले आप पानी से, जो बर्तन होते हैं झूठे बर्तन होते हैं, उनकी झूठन आप पानी से उतार लीजिए। फिर उसके बाद उसे 2 तरीके की आप राख रखिए, मतलब 2 जगह राख को रखिए और फिर एक बार उस राख से पोंछने पर पोंछ दीजिए, फिर वापस से दूसरी राख से पोंछकर फिर उसको सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछकर रख दीजिए। वो पूरे बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं बर्तन। चमक भी आती है और शुद्धता भी रहती है। तो एक चीज पूछनी थी, यूज करने से पहले गीले पानी से धोना पड़ेगा दोबारा या ऐसे? नहीं, उसमें ये है कि जब भी अपन प्रयोग करते हैं ना तो पानी से धो के फिर प्रयोग करें उसको। कपड़े से पोंछ ठीक है। और एक बात यह है कि जो राख है, हमने अभी इतनी मर्यादाएं देखी, एकमात्र राख ही ऐसी है जिसकी कोई मर्यादा नहीं पड़ती है। वो हमेशा चलती है, मतलब वो इजीली अवेलेबल भी होती है और एक साथ हम इकट्ठा करके रख दो साल भर की भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी कोई मर्यादा नहीं पड़ती है। राख ही ऐसी एकमात्र ऐसी चीज है। ठीक है। और एक प्रश्न आया है कि राख से यदि हम बर्तन मांजते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है और शक्ति अधिक लगती है, तो इतना समय आजकल मतलब लाइफस्टाइल जो हो गई है, फिर ऐसा लगता है सबको फिर तो हम बर्तन ही मांजते रहेंगे, मतलब ये एक प्रश्न होता है सबके मन में, तो उसका भी समाधान। ये तो अपनी अपनी सोच है। हमें तो बस ये शुरू से जन्म से ही सूखे, हमारे घर में सूखे राख से ही बर्तन मांजे हैं, अब भी हम बर्तन सूखे ही मांजते हैं। तो आपको समय अधिक नहीं लगता है? लगता है तो लगता है, हमें तो पानी से भी मांजने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि पहले धोएंगे, फिर सर्फ से मांजेंगे, फिर 2 बार और पानी से धोएंगे, फिर उन्हें कपड़े से पोंछ के रखेंगे, तो हमें भी उसमें भी वही टाइम लगेगा। इसमें हमारा पानी की भी बचत होती है, राख से मांजने में पानी की भी बचत होती है हमारे। तो देखिए, मेन विशेष बात मैं इसी पे आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि देखिए हमारी ये भ्रांति है, राख से बर्तन मांजने में समय अधिक लगता है। समय हमें उतना ही लगता है और देखा जाए तो शक्ति भी उतनी ही लगती है। क्यों? क्योंकि यदि हम पानी से बर्तन मांजेंगे
गीले बर्तन यदि हम मांजते हैं, सूखे नहीं। यहाँ पर सूखे मांजने का मतलब, आप राख से मांजने का मतलब समझ रहे हो, हम बर्तनों को गीला नहीं छोड़ रहे हैं, सूखे बर्तन मांजे हैं, है ना। लेकिन यदि हम गीले बर्तन मांजते हैं तो गीले बर्तनों के साथ उनको सुखाने की बहुत बड़ी एक परेशानी हम सभी के सामने खड़ी हो जाती है। हम गीले बर्तनों को रख नहीं सकते हैं, और गीले बर्तनों को सुखाने की एक नया काम हमारे लिए खड़ा हो जाता है। उनको फिर पहुंच के सुखा के कैसे रखेंगे आप, और और फिर जल्दी से मौसम में सूखते जब भी नमी होती है तो और ज्यादा दिक्कत रहती है। हाँ, पीरियड के टाइम में भी गीले बर्तनों का हम अशुद्ध समझते हैं, तो एक बार राख से मांज लोगे तो उनमें अशुद्धता ही नहीं रहती है। फिर वो किचन में भी यूज हो सकते हैं वो वाले बर्तन ना। हमारी हाँ। मम्मी के भी यही चीज फॉलो होती थी कि सूखे ही हाँ। बर्तन, जैसे हाँ पीरियड्स के 3 दिन में तो बिल्कुल सूखे ही बर्तन होते थे, चाहे डेली के इतने नहीं हो पाए। लेकिन इसमें चंडा नियोग का भी पालन हो रहा है अपना। बस हाँ। खाली स्वाध्याय पुस्तक लेकर करने से नहीं, इस चंडा नियोग को फॉलो करने से भी तो स्वाध्याय ही हो रहा है ना वो। देखिए, ये और हमें मतलब हमारी संस्कृति में ही था, भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति में, राख से बर्तन मांजने। लेकिन आजकल हम अपनी सुविधा भोगी संस्कृति के कारण साबुन और इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी देखा जाए ना, तो हमारी बात तो आपको मतलब जिनवानी की बात तो आपको समझ नहीं आ रही है, अभी डॉक्टर्स और वो साइंटिस्ट भी बोलने लगेंगे कि ये साबुन आपके पेट में जाकर क्या क्या परेशानियां कर रहे हैं, तो शायद आपको वो बात समझ आ जाए। तो आप स्वयं से भी सर्च करेंगे ना, तो कहीं भी साबुन और सर्फ इस्तेमाल करने के फायदे नहीं आएंगे, नुकसान ही आएंगे। और राख से बर्तन मांजने के फायदे ही फायदे हैं, हर दृष्टि से यदि हम देखा जाए तो। एक प्रश्न और आया है यहाँ पे चैट पे कि क्या वो राख हम फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे जो हम राख को, यदि हमारी स्थिति है कि हम इतनी रख सकते हैं तो वो उसे फेंक दो, और नहीं है तो तुम आप उसको धूप में सुखा लो, और जो पहले बर्तन है उससे मांज लो, पर दोबारा जो है उसको तुम जो नई राख है उसी से लगाना पड़ेगा तुम्हें। मतलब जैसे 2 बार आपने राख ली थी, तो एक तो पहले वाली जो राख है वो पूरी तरह से गीली हो जाती है, तो वो आप रीयूज करना मुश्किल है उसको। दूसरी वाली राख को यदि आप रीयूज कर दो तो उससे पहले उसको सुखा लीजिए, और उसको रीयूज कर रहे हैं यदि आप, तो उन्होंने बताया कि तो आप दूसरी बार, 2 बार जब आप मांजते हैं तो फर्स्ट टाइम में आप उसको रीयूज में ले लें, और दूसरी बार जब मांजे तो नई राख से ही मांजे, इस तरह से। और नहीं तो आप उसको फेंक ही दीजिए, राख कोई ऐसी चीज तो है नहीं, बहुत महंगी है ना, दिक्कत होती है लाने में तो फेंकते हुए भी लग रहा है, तो आप उसे जैसे फेंक दीजिए। और नहीं, आपको हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, अम्मा जी और एक और प्रश्न आया है कि आप राख कहाँ से लाते हैं, मतलब राख सिटीज वगैरह में राख मिलना तो नहीं, ऐसा है राख जैसे शाकाहारी होटल होते हैं ना, इनमें जो रोटी वगैरह बनती है शाकाहारी होते हैं, वहां से मंगा लेते और छान के अपनी भर के रख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। पहले तो अंगीठी वगैरह लगती थी तो हम तो घर पे ही कर लेते थे अपनी तैये वो, लेकिन अब अंगीठी तो है नहीं, गैस है, तो फिर भट्टी से मंगानी पड़ती है, पर जो शाकाहारी होटल है उनसे मंगाते हैं। हाँ, वो राख के जहां से भी उपलब्ध होती है वहां ये जरूर देख लीजिएगा कि ये लकड़ी की ही राख है। आप कोयले की होती है? हाँ, चलेगा। कोयले की, कंडे आदि की ना हो। नहीं कंडे की नहीं आती, कोयले की आती है। और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे कि जैसे राख से बर्तन मांजते हैं तो डिजाइन वाले बर्तन मांजने में तो मुश्किल आती होगी, तो बर्तन हम मतलब किस तरह के यूज करें? वैसे कोई डिजाइन विशेष होती नहीं है, लेकिन कपड़े से आप साफ करोगे तो सब साफ हो जाए, सब निकल जाती है। जब कपड़े से आप उसे साफ करोगे ना तो वो सब साफ हो जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जैसे बड़ी चिकनाई वाले बर्तन होते हैं जो बहुत लोहे के जूने से साफ करते हैं, जो जैसे पानी से धोते हैं उस समय सर्फ से धो देते हैं, उसकी चिकनाई निकाल देते हैं पहले ही। अच्छा जी, ठीक है। ये लोहे के जूने की जगह भी कुछ और यूज कर सकते हैं क्या राख के साथ, या लोहे के जूने चल सकता है? हाँ, लोहे का जूना चल जाएगा। लोहे का जूना पहले तो ये रस्सी वगैरह आती थी उसका जूना बनाते, तब तो लोहे का जूना चल जाता है। अच्छा जी, ठीक है। और मैं कुछ बताना चाहूंगी, जैसे हमारे घर में पुराने कुर्ते पायजामे आदि रखे रहते हैं, तो उसके छोटे छोटे पीस बना के रख लो। और जैसे आजकल टिश्यू पेपर यूज करते हैं लोग,
तो मतलब चिकनाई वगैरह साफ करने के लिए वो यूज ना करके मतलब पुराने कपड़े भी हमारे यूज में आ जाते हैं और चिकनाई भी पूरी निकल जाती है। पहले चिकनाई पोंछ लीजिए, गीला नहीं करना वो बर्तन, पहले चिकनाई पूरी पोंछ लीजिए और फिर सीधा राख से मांज लीजिए, उसको कोई भी अन्य किसी भी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है जी, बढ़िया। राख से बर्तन मांजने का एक और फायदा है, बर्तन बहुत चमकते हैं। जो पीतल का बर्तन होगा तो वो सोने जैसा लगेगा बिल्कुल, मतलब बहुत ही साफ सुथरी फिर रसोई लगती। तो चलिए आज की हम परिचर्चा को यही, हाँ उसका मुझे नाम नहीं याद, शादियों में भी अब ऐसी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। मतलब काफी लोग जैन ही हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं कि शादियों में राख से बर्तन मजेगी, तो इसके लिए वे लोग अगर आप फोन करके बोलें तो वे आ सकते हैं। तो YouTube पे है, आप लोग सर्च करिए। एक हमने एक कोशिश कर रहे हैं हम, जैसे आप सभी को छन्ना, शुद्ध छन्ना कहाँ से मिल सकता है, शुद्ध खांड कहाँ से मिल सकती है, उसके लिए भी हम सभी लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और हम उनको इस सेशन में भी हर बार लेके आने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से जैसे आज श्रुति जी ने बताया कि जो राख से साफ कर सकते हैं शादी में भी, उनको भी हम कोशिश करेंगे सेशन में आगे लाएं, वो आपसे बताएं उनको और आपसे कांटेक्ट नंबर अपना शेयर करें। थैंक यू। भाई साहब, शादी के लिए भी सोले के भोजन की व्यवस्था करने वाले यदि टीम है तो उनका भी कांटेक्ट नंबर कृपया सेंड कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं जी। देखिए अंत में बस कुछ पंक्तियों मतलब कुछ बातें बोलना चाहूंगी मैं कि हम जितनी भी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, आप ये समझकर सुनिए कि ये सब चीजें संभव है, हम किसी दूसरे प्लेनेट की बातें नहीं कर रहे हैं। मतलब क्योंकि ये हमारी जिनवाणी प्रायोगिक मार्ग हमें बता रही है। वो बात अलग है कि हम अपनी अंधाधुन दौड़ में बहुत दूर निकल गए, इसीलिए हमें कठिन लगने लगी ये सारी चीजें, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि हम चाहें तो हर चीज संभव है। तो अपने अपने लेवल पे हमें सबको प्रयास करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, और अंतरंग से अश्रद्धा भाव तो कभी भी नहीं लाना चाहिए। यदि आप कोई कदाचित कोई आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, यदि आप कोई काम कोई प्रयास नहीं भी कर पा रहे हैं, कोई चीज अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं, तो भी उसके प्रति श्रद्धा भाव तो कम से कम हमें रखना ही चाहिए कि जिनवाणी में जो चीजें बताई गई हैं वो गलत नहीं हो सकती। और यहाँ पर जितनी भी चीजें चर्चा हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आधार एकमात्र जैन आगम ही है। तो आप इस दृष्टि से इसको सुनिए चर्चा को, और हम सभी इसका लाभ लें। समय हमारा काफी हो गया है, चर्चा को हम यहीं पर अंत कर रहे हैं। अगले रविवार को मिलेंगे, भाव शुद्धि हमारी अभी बची है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कुछ हमारे ऐसे जानकार व्यक्ति, जैसे अभी बताया हमारे भैया ने कि छन्ना और खांड, गुड़ और इत्यादि गेहूं आदि भी, जैसे किसी किसी क्षेत्रों में गेहूं आदि की भी व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो शुद्ध धुले हुए गेहूं आदि का भी बहुत लोग ऐसे आजीविका के लिए भी करते हैं। तो यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप उनको उनकी हेल्प लेकर उनको आजीविका की भी सहायता मिल सकती है और आपको शुद्ध चीज मिल सकती है। तो इस तरह से हमें परस्पर में सहयोग करके शुद्धता को आगे बढ़ाना चाहिए। हम बाकी की चीजों में भी सोचते हैं ना एक बार के लिए कि जो चीजें क्वालिटी वाइज अच्छी है, कपड़े भी हम देखते हैं तो हर चीज की क्वालिटी देखते हैं, तो भोजन में सबसे ज्यादा क्वालिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी भावों की शुद्धि, काल की शुद्धि, हर चीज की हमें शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। विशेष चर्चा हम अब अगली चर्चा अगले रविवार को करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी अपने प्रश्न इत्यादि हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ ग्रुप चैट पे भी डाल सकते हैं, और यहाँ परिचर्चा में आके भी तुरंत पूछ सकते हैं। अभी नहीं, अभी का समय तो हो गया है, अगली चर्चा में आप जरूर पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आप सभी जुड़े रहिए और अपने प्रश्न भी हम तक पहुंचाते रहिए। एक बात आई थी मेरे पढ़ने में, एक बात आई थी कि राजस्थान में कोई शादी हुई थी, उन्होंने लकड़ी के भूसे से बर्तन साफ किए थे, तो ये कर सकते हैं क्या? उन्होंने मतलब लकड़ी का जो भूसा निकलता है ना, उससे साफ किए थे बर्तन। हाँ, तो एक बार हम इस पे पता करके आपको अगली परिचर्चा तक बताते हैं कि जैन आगम इसकी स्वीकृति देता है या नहीं। अभी की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। जय